आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ये हमारे क्लास 7 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 है। लाइन बाय लाइन यदि देखा जाए तो मतलब चैप्टर वाइज देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर टाउन्स के बारे में, यानी कि अलग अलग शहरों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत पुराने जब टाइम पे हुआ करते थे। पुराना टाइम का मतलब आज से 400 साल 500 साल पहले जो हमारे टाउन वगैरह होते थे उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो सब टाउन किस प्रकार का होता था, किस प्रकार का उसका डिजाइनिंग होता था, ये देखेंगे। और उस टाइम पे जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे, ट्रेडर्स मतलब जो सामानों को खरीदना बेचना वगैरह काम करते थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा चीज़ हम लोग इसके अंदर इसी चैप्टर के अंदर हम लोग क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्राफ्ट पर्सन्स का मतलब हो गया कि उस समय पे कलाकारी किस प्रकार से लोग दिखाते थे। कलाकारी दिखाने का मतलब है कि किन किन प्रकार के चीज़ों को लोग ज़्यादातर बनाते थे उस समय पे, है ना। हो सकता है कि कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर होंगे, कुछ लोग लकड़ी के चीज़ों को बनाने में माहिर होंगे। तो क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया जो कुछ ना कुछ अपना बनाते रहते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा होगा टाउन्स को लेकर, ट्रेडर्स को लेकर और क्राफ्ट पर्सन्स को लेकर कि उस टाइम पे उस जमाने में किन किन प्रकार की चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा बनाया जाता था। तो इसके बारे में ही हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे अपना पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमको किसके बारे में पढ़ना है और क्या पढ़ना है। शुरू किया जाए। अपना सबसे पहला पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ, थंजवुर वाज द कैपिटल ऑफ द चोलाज। देखो ये जो ना अलग अलग डायनेस्टी हुए हैं हमारे इस इंडिया में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना चोला डायनेस्टी, फिर हम लोगों ने पढ़ा था मुगल डायनेस्टी, फिर हम लोगों ने और भी पढ़ा है चोला डायनेस्टी हो गया, मुगल डायनेस्टी हो गया, उसके बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी हो गया, है ना। ये सब अलग अलग डायनेस्टी हैं। डायनेस्टी का मतलब है कि उस फैमिली के लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया, तो हम लोग उसको क्या बोल दिए, चोला वालों ने रूल किया तो चोला डायनेस्टी बोल दिया हमने, है ना। गुप्ता वालों ने किया तो गुप्ता डायनेस्टी बोल दिया हमने, मुगल वालों ने रूल किया तो हमने उसको मुगल डायनेस्टी बोल दिया, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोगों को इसके अंदर जो पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर खास करके वो किसके बारे में पढ़ना है, चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। तो अब चूंकि चोला डायनेस्टी के बारे में बात हो रहा है तो बताओ इसको रूल कौन किया होगा, चोलाज किए होंगे, चोला लोग किए होंगे, मतलब उस प्रकार उस लोगों ने किया होगा, चोला लोगों ने किया होगा। तो वही लिखा हुआ है कि थंजवुर वाज द कैपिटल ऑफ द चोलाज, मतलब चोला का जो राजा था, चोला डायनेस्टी का जो राजा था बेसिकली उसका कैपिटल क्या था, थंजवुर था। ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे सिंपल सा समझो आप। यहाँ पे चोलाज का मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने जो डायनेस्टी बनाया उस डायनेस्टी को क्या बोला गया, चोला डायनेस्टी बोला गया। और चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल था, जो राजधानी था, वो कौन सा था, थंजवुर था। क्या था, थंजव्यूर। आगे द पेरेनियल रिवर, आर ई नहीं हुआ यहाँ पे, आर आई केवल कर लीजिएगा, ठीक ना। आर आई भी ए आर होगा, यहाँ पे ई नहीं होगा। द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। अब ये जो हमारा थंजवुर है जो कि चोला डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था, थंजवुर के बगल से बहुत सुंदर नदी हमारा एक बहती है, नदी का नाम है कावेरी नदी, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, बात हो रहा है चोला डायनेस्टी के बारे में। और चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो कौन था, थंजवुर था, थंजवुर। तो थंजवुर चोला डायनेस्टी का कैपिटल था और थंजवुर के बगल से एक बहुत ही सुंदर नदी बहती थी, नदी का नाम था कावेरी नदी, ओके। और ये जो थंजवुर था ये बहुत सुंदर टाउन हुआ करता था उस समय पे, बहुत सुंदर टाउन। देखो कोई भी राजा जब अपना कैपिटल कहीं पे बनाता था ना तो वो कैपिटल क्या बहुत खराब जगह को बनाता होगा या अच्छे जगह को बनाता होगा, अच्छा जगह, क्योंकि कैपिटल है ना, वो छोटा मोटा जगह थोड़ी है। जैसे आज हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। तो कभी आप न्यू दिल्ली जाना तो आपको दिखेगा कि न्यू दिल्ली कितना सुंदर जगह है, ठीक ना। आगे तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि चोलाज का कैपिटल क्या था, थंजव्यूर था। और थंजव्यूर जो है एक बिल्कुल फेमस टाउन था जिसके बगल में एक गंगा नदी नहीं, मैं मिस्टेक, कावेरी नदी बहती थी,
आगे, द राजा राजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राजा चोला। राजा राजा चोला इसको राजा का नाम था, इन्होंने राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाया था। ध्यान रखना, ये मंदिर का नाम है, मंदिर का नाम है द राजा राजेश्वरा टेम्पल। ये मंदिर का नाम है, इसको किसने बनाया था? किंग राजा राजा चोला ने बनाया था। ठीक है ना, देख रहे हो इसके नाम के आगे चोला लगा हुआ है, तो ऑब्वियस ये बात है इसी के फैमिली ने रूल किया काफी लंबे समय तक, तो हमने उसको क्या बोल दिया? चोला डायनेस्टी बोल दिया। गुप्ता लोगों ने रूल किया तो गुप्ता डायनेस्टी बोल दिया, इस तरीके से। तो राजा राजा चोला ने एक टेम्पल बनवाया, मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम था राजा राजेश्वरा टेम्पल, और ये टेम्पल बहुत फेमस है, ध्यान रखना। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट खुंजर मल्लन राजा राजा पेरुंथचन who has proudly carved his name on the temple wall। मतलब ये टेम्पल इतना सुंदर टेम्पल है, इतना सुंदर टेम्पल है, मतलब जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टाउन पीपल्स आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट हु हैज, ये नाम है उसका खुंजर मल्लन राजा राजा पेरुंतचन हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल। मतलब इस व्यक्ति ने ही इस मंदिर का डिजाइनिंग किया था। देखो कोई भी जब चीज बनता है ना, उसका कोई एक डिजाइन पहले बनाता है, और इस व्यक्ति ने उस मंदिर का डिजाइनिंग किया था, आर्किटेक्ट बनाया था उसका कि मंदिर हमारा कैसा होगा। तो इस आदमी को वहां के लोग उस समय पे बहुत ज्यादा याद करते थे कि भाई इस आदमी के वजह से ही इतना सुंदर हमारा टेम्पल बन पाया। ठीक ना, जैसे आज भी आप कोई घर वगैरह बनवाते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं? नक्शा बनवाते हैं, डिजाइनिंग बनवाते हैं। उसी प्रकार से इस व्यक्ति ने उस डिजाइन को, मंदिर के डिजाइन को बनाया था, और इस व्यक्ति को लोग वहां पे उस समय पे, आज भी लोग जानते हैं उनके नामों को, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहां पे उस समय पे इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा लोग प्यार और मोहब्बत करते थे, क्योंकि इनके वजह से इतना सुंदर हमारा डिजाइन बन पाया था मंदिर का। ठीक है, अगला, इनसाइड अ मैसिव शिवालिंगा। शिवालिंगा का मतलब शिवलिंग, यहाँ पे शिवलिंग का बात हो रहा है। तो राजा राजेश्वरा टेम्पल के अंदर जो है किसका पूजा होता है? शिव जी का पूजा होता है। किसका पूजा होता है? शिव जी का। उसके शिवलिंग वहां पे आपको बहुत बड़े शिवलिंग देखने को मिलते हैं। मतलब इस मंदिर के अंदर शिव जी का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसका पूजा वहां पे किया जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि राजा राजेश्वरा टेम्पल में शिव जी का पूजा ज्यादा होता है। अगला, बिसाइड्स द टेम्पल, टेम्पल के अंदर देयर आर पैलेसेस विथ मंडप्स। यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब बगल में या फिर अंदर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब अंदर मत बोलो, बगल में ही बोलो, ज्यादा अच्छा बट रहेगा। देयर आर पैलेसेस विथ मंडप्स। मंडप का मतलब क्या होता है? बिग हॉल फॉर प्रेयर असेंबलीज और पवेलियन। मतलब जो मेन मंदिर है, राजा राजेश्वरा जो टेम्पल है, उसके आजू बाजू बगल में मंडप बने हुए हैं। मंडप का मतलब होता है ऐसा हॉल बना हुआ है जहां पे आप जाके क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, कुछ गीत गा सकते हैं भगवान के लिए, है ना। जैसे आज भी आप किसी बड़े टेम्पल में जाओगे, किसी बड़े मंदिर में जब आप जाते हैं तो मंदिर के आजू बाजू में ना कुछ कुछ जगह बना होता है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ यहाँ पे भी है। तो राजा राजेश्वरा टेम्पल जो है, इसके आजू बाजू जगह में मंडप बने हुए हैं, मतलब ऐसा जगह बना हुआ है, बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के क्या कर सकते हैं? पूजा पाठ अपना कर सकते हैं। कोई रिचुअल यदि हुआ, कोई परंपरा वगैरह कुछ बनाना हो, फेस्टिवल वगैरह मनाना हो, तो आप वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। कभी कभार राजा भी इस मंदिर के इस मंडप में बैठते थे और लोगों को अपना कुछ आदेश देते थे। ठीक ना, ध्यान रखना इस बात को कि ये जो मंदिर के आसपास में मंडप बने हुए हैं, इस मंडप का इस्तेमाल केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होता था, उस चीज के लिए तो होता ही था, साथ ही साथ राजा भी वहां पे कभी कभी बैठते थे उस मंडप में, उस हॉल में, और लोगों के साथ वो बातचीत वगैरह भी करते थे। किसी को कोई बात कहना हो, किसी को कुछ समझाना हो, तो राजा साहब वहां पे भी बैठ के ये सब काम
करते रहते थे। मतलब राजा अपने साथी संगति के लोगों को एडवाइस वगैरह भी वहाँ पे बैठ के देते रहते थे, अपने प्रजा को भी कुछ कुछ बातें वो ज्ञान का बताते रहते थे। आगे, देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए भी जगह हुआ करता था। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, मंदिर में राजा साहब जाके बैठेंगे मंडप में, फैसला वगैरह कुछ भी सुनाएंगे, तो क्या आर्मी वहाँ पे नहीं रहेगा? आर्मी मतलब सैनिक वगैरह रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उस मंडप में सैनिकों के लिए भी जगह बनाया गया था कि यहाँ पे सैनिक भी आके कुछ देर तक ठहर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। कौन सा? बैरक, बैरक है। बैरक मतलब एक तरीके से आप जगह मान लो, जाना, जहाँ पे आर्मी भी वहाँ पे कुछ देर के लिए रह सकते थे। आगे, द टाउन इज बस्टलिंग विथ मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी। तो ये जो टाउन है हमारा थंजवुर, इस टाउन में हर चीज का सुविधा था। भाई ऑब्वियसली बात है, चोला डायनेस्टी का ये क्या है? कैपिटल है। तो क्या यहाँ पे कोई चीज़ का कमी होने देंगे वो लोग? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो थंजवुर था, ये यहाँ का मार्केट भी बड़ा शानदार था। इस मार्केट, यहाँ के मार्केट में ग्रेन यानी कि अनाज, स्पाइसेस यानी कि मसाले, क्लॉथ यानी कि कपड़ा, ज्वेलरी का मतलब गहना, मतलब ए टू जेड चीज थंजवुर के मार्केट में देखने को मिलता था, है ना। तो थंजवुर बड़ा फेमस जगह हुआ करता था उस समय पे। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। और थंजवुर में पानी कहाँ से आता था लोगों को? पानी यदि किसी को चाहिए तो वो या तो कुएं से निकालते थे लोग, या फिर टैंक में यानी कि टंकी में जमा कर लेते थे, फिर उसका इस्तेमाल वो लोग बाद में करते थे। तो इस तरीके से पानी का भी उनका भरपाई हो जाता था। तो पानी का भी कोई कमी उनको खास देखने को नहीं मिलता था। तो पानी का भी वहाँ पे कोई समस्या नहीं था। और पानी का समस्या होगा भी कैसे? बगल से बताओ कौन सी नदी बह रही है? कावेरी नदी बह रही है, तो पानी का कोई कमी नहीं था वहाँ पे लोगों को। अगला, द शैल्य वीवर्स ऑफ थंजवुर। थंजवुर में जो वीवर्स का एक कम्युनिटी है, मान लो आप, जो कि अलग ही इलाके में रहते थे, सेल वीवर्स, एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरेयूर, और उसके बगल में एक और टाउन हमारा उरेयूर, आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल। ध्यान से समझना, यहाँ पे दो जगह के बारे में बात हो रहा है। मतलब एक पहला तो वीवर्स के बारे में बात हो रहा है। वीवर्स का मतलब होता है जो कपड़े का बुनाई वगैरह करते हैं। तो पहला वीवर्स के बारे में बात हुआ, और दूसरा उरेयूर के बारे में बात हो रहा है। उरेयूर ये जगह है और ये हमारे वीवर्स हैं, ठीक। तो ये मतलब वीवर्स का भी बात यहाँ पे हो रहा है। थंजवुर में जो वीवर्स रहते थे उनका मेन काम क्या होता होगा? वीवर्स का मेन काम क्या होता है? कपड़ा का बुनाई वगैरह करना। और उरेयूर जो है ये जगह है जहाँ पे फ्लैग यानी कि कपड़ा बनाया जाता था। वो भी कपड़ा किस चीज़ के लिए पता है? झंडा बनाने के लिए। और जब आप देखोगे किसी बड़े बड़े मंदिर में, तो बड़े बड़े मंदिर में बहुत बड़े बड़े झंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ पटना में ही देखो, आप महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर में आप देखो कितने बड़े बड़े झंडे फहराए जाते हैं, है कि नहीं? भगवा रंग का कितने बड़े बड़े झंडे फहराए जाते हैं। तो उरेयूर में कपड़ा का प्रोडक्शन बड़ा अच्छा होता था। वहाँ पे लोग कपड़ा बहुत बनाते थे। और कपड़ा बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया जाता था? झंडा बनाने के लिए। और वो झंडा कहाँ इस्तेमाल किया जा सके? मंदिरों में कोई पर्व त्यौहार हो तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। फाइन कॉटन फॉर द किंग, और राजा के लिए भी अच्छा कपड़ा वहीं पे बनता था। राजा साहब जो कपड़ा पहनेंगे वो भी कपड़ा कहीं ना कहीं तो बनेगा, तो वो कपड़ा भी उरेयूर में ही बनता था। एंड नोबिलिटी, मतलब राजा या फिर राजा के जो रिलेटिव हैं वो लोग भी जो कपड़ा पहनेंगे, वो ऑब्वियसली बात है, राजा है तो अच्छा कपड़ा पहनेगा ना, तो उसका कपड़ा भी उरेयूर में बनाया जाता था। एंड कोर्स कॉटन फॉर दी मासेस, और ज़्यादातर लोगों के लिए भी जो थोड़ा सा खराब क्वालिटी का कपड़ा होता था वो भी वहाँ पे बनता था। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि उरेयूर में अच्छा से अच्छा कपड़े का क्वालिटी भी बनाया जाता था और ख़राब से ख़राब क्वालिटी के कपड़े भी बनाए जाते थे, ताकि हर प्रकार का आदमी जिसको जितना पैसा है उस हिसाब से वो उसको इस्तेमाल कर सके। जैसे कोई गरीब आदमी है तो क्या वो अच्छा कपड़ा कभी पहन पाएगा? अच्छे क्वालिटी का नहीं पहन पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा खराब क्वालिटी का कभी कपड़ा बनाया जाता था। और राजा है तो राजा है भाई, उसके पास तो पैसे का कोई कमी नहीं है, तो राजा साहब के लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा बनाया जाता था वहाँ पे। तो ये हो गया हमारा चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल है थंजवुर, उसके बारे में। और उसके बगल में जो एक शहर है हमारा छोटा सा उरेयूर, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात किया, ठीक है। और वहाँ थंजवुर में जो वीवर्स पाए जाते हैं, उन वीवर्स का क्या काम होता है? कपड़े का बुनाई करना। और वो कपड़े का बुनाई करके वो क्या बनाया जाएगा बाद में? झंडा वगैरह मंदिरों के लिए बनाया जाएगा। तो ये सब वहाँ पे काम होता था। तो पहला टॉपिक वो हमारा कंप्लीट, बड़ा सिंपल था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, कोई दिक्कत इसमें?
यदि आपसे आपसे कोई पूछे कि चोला डायनेस्टी जो है, यानी कि जो चोला के राजा थे, चोला डायनेस्टी के जो राजा थे, वो अपना सारा कामकाज कहाँ से देखते थे? अपने कैपिटल से देखते थे। कैपिटल का मतलब हो गया कि वो सारा काम अपना थंजवुर से देखते थे। कहाँ से? थंजवुर ही उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का मतलब हुआ सारा काम वो वहीं से देखते थे अपना, ठीक ना। पूरे चोला डायनेस्टी पे वो नजर रखते थे। अगला टॉपिक है हमारा टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। इसको हम लोग खैर अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा। पहले हम लोग बात करेंगे टेम्पल टाउन के बारे में, फिर बात करेंगे पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में। देखो, टेम्पल टाउन्स का मतलब हो गया सिंपल सा, एक ऐसा शहर जहाँ पे ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगे? टेम्पल देखने को मिलेंगे। मतलब वो जगह मंदिरों के लिए ही जाना जाता है बेसिकली। तो एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे आपको, उसको हम लोग कह देते हैं टेम्पल टाउन। और पिलग्रिमेज सेंटर का मतलब हो गया बेसिकली जहाँ पे लोग ज़्यादा घूमने फिरने के लिए आए। घूमने फिरने का मतलब पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, उस चक्कर में थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं इधर उधर, है ना। उसको हम लोग कहते हैं पिलग्रिमेज सेंटर। तो बेसिकली यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? मंदिरों के बारे में बात हो रहा है। तो पहले हम लोग बात करेंगे टेम्पल टाउन के बारे में। देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो, थंजवुर के बारे में हमने पहले भी बात किया। थंजवुर क्या था? चोला का कैपिटल हुआ करता था। तो थंजवुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। मतलब थंजवुर जो है वो भी एक एग्जाम्पल है किसका? टेम्पल टाउन का। मतलब थंजवुर में भी काफ़ी सारे टेम्पल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल देखने को मिलता है। अगला, उसके बाद रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। और उस समय के टाइम पे ना जो राजा हुआ करते थे ना, वो मंदिरों को बनवाने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो दिखाते थे कि हम इतने बड़े आज राजा हैं, तो हम राजा हैं किसके वजह से? भगवान के वजह से। तो वो लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, जिसके वजह से वो लोग भयंकर भयंकर मंदिर भी बनवाते थे, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हमारा जितने भी टेम्पल थंजवुर में देखने को मिलता है, वो सब किसने बनवाया है? किसी न किसी राजा ने ही बनवाया होगा, है ना। वही लिखा हुआ है कि रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। तो अलग अलग राजा जो हैं, अलग अलग रूलर हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे वो लोग, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि हम भगवान को कितना ज़्यादा मानते हैं। वो दिखाते भी थे, ऐसा बात नहीं है। और दूसरा बात है कि वो लोग भगवान को मानते भी थे। पता है क्यों मानते थे? क्योंकि इन लोगों का मानना होता था कि हम जो कुछ भी आज हैं वो किसके वजह से हैं? भगवान के वजह से ही है। राजा अपने आप को मानता था कि आज हम राजा क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने चाहा है, इसीलिए हम आज राजा हैं। वो नहीं चाहते तो हम राजा आज नहीं होते। इसीलिए वो लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए वो लोग उसके भगवान के विश्वास में बहुत ज़्यादा मंदिर वो लोग बनवाते थे। आगे, दे ऑल्सो एंडोर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड्स एंड मनी टू कैरी आउट एलेबरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। इतना ही नहीं, राजा ने केवल मंदिर नहीं बनवाया, राजा तो मंदिर बनवाते ही थे, साथ ही साथ मंदिर में जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं वो सब भी कौन देता था? राजा ही देते थे। जैसे यहाँ पे देखो, दे ऑल्सो एंडोर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड्स एंड मनी टू कैरी आउट एलोबरेट रिचुअल्स। मतलब राजा ने मंदिर बनवा दिया, मंदिर में पुजारी आ गए। अब उस पुजारी को यदि मंदिर में कोई मान लो भजन कीर्तन करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, उसके लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा ना। जमीन के ऊपर अनाज उपजाना पड़ेगा। तो राजा क्या बोलते थे कि ये देखो, ये इधर मेरा 100 बीघा जमीन है, ये जमीन मंदिर के नाम पे दान कर दो। तो मंदिर को मिल गया वो जमीन। ये खजाने से एक पेटी सोना जाके मंदिर में दान कर दो, तो उसको मिल गया एक पेटी सोना। तो इस तरीके से मंदिर को राजा आप साहब खूब जमीन और सोना चांदी वगैरह भी गिफ्ट करते रहते थे, ताकि मंदिर में कोई काम रुकना नहीं चाहिए और मंदिर में जितने भी फेस्टिवल वगैरह मनाए जाएं वो भी बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाए। तो राजा साहब मंदिर भी बनवाते थे और मंदिर में दान दक्षिणा भी राजा साहब खूब देते थे। और साथ ही साथ फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट, और पुजारियों को, और जो वहाँ पूजा करने के लिए आएंगे उनको, जो पुजारी वहाँ के हैं उनको, और जो पूजा करने के लिए वहाँ पे लोग आएंगे उनको भी किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, उनको खिला पिला के वापस भेजा जाए, ठीक ना। एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, कहने का मतलब ये हुआ कोई रिचुअल्स मनाना हो, मतलब कोई परंपरा फॉलो करना हो, पुजारियों को जो पूजा करने आ रहे हैं वो पंडित को, हर किसी को खाना भरपेट मिलना चाहिए मंदिरों में,
और या फिर कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना हो मंदिर में तो सब किया जाए, उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं हो, पैसा का कमी ना हो। तो राजा साहब अपने यहाँ से पैसा, जमीन वगैरह दान खूब करते थे मंदिरों को, कि लोग अपना मंदिरों में पूजा पाठ हमेशा करते रहो। अगला, पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस। मतलब वो लोग जो मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते थे तो वो लोग भी मंदिर को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे के ही जाते थे। जैसे आज आप लोग किसी मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए तो वहाँ पे दान पेटी होता है, वहाँ पर कुछ पैसा गिरा देते हैं उसमें, ताकि भैया मेरे पैसे से मंदिर का क्या हो सके, निर्माण हो सके, कभी इसमें भोजन वगैरह होगा तो सबको ही खा सके। तो आप बेसिकली वहाँ पे जाके दान देते हैं। तो इस प्रकार के दान उस समय पे भी लोग देते थे जो पूजा पाठ करने मंदिर में आते थे, ठीक ना। तो वो लोग भी दान दक्षिणा करते थे मंदिरों में। टेम्पल अथॉरिटीज यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। मतलब जो टेम्पल के जो मतलब मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते थे, मंदिर का जो देख रेख करते थे, मंदिर के लोग क्या करते थे, उन सारे पैसे का इस्तेमाल करके ट्रेड और बैंकिंग को फॉलो करते थे। मतलब सिंपल सा हो गया, ट्रेड का मतलब हो गया कि मंदिर में पैसा जमा हो गया है तो उस पैसे से कुछ मंदिर के लिए क्या कर लिया जाए, खरीद लिया जाए ताकि मंदिर के काम में आ जाए। और बैंकिंग का मतलब यहाँ पे सिंपल सा हो गया कि यदि मंदिर के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, वो अभी खर्च नहीं हो रहा है, तो वो किसी को पैसा दे दो ताकि उसका भी भलाई हो सके। तो ऐसा भी मंदिर में काम उस समय पे चलता था। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसन, ट्रेडर्स एटसेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का जो घर परिवार है वो कहाँ से चलने लगा, मंदिरों से चलने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर परिवार को बैठाना ही, यानी कि घर परिवार को अपना सेटल करना स्टार्ट कर दिया मंदिर के आसपास। देखो पहला बात, मंदिर से सबसे पहला बात बताओ आपको प्रॉफिट किसको हो रहा है, पंडित को। तो वो क्या चाहेगा कि मेरा घर मंदिर से बहुत दूर रहे या नज़दीक रहे, नज़दीक। तो जो पंडित जी थे उन्होंने अपना घर मंदिर के नज़दीक बना लिया, पहला बात। दूसरा बात, मंदिर में जो बहुत दूर से लोग आते थे पूजा पाठ करने के लिए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने मंदिर के बगल में ही घर बना ले ज़मीन खरीद के, तो उन्होंने वहाँ पे बना लिया, ठीक ना। और जो मंदिर में इतना दान दक्षिणा मिलता है, अनाज वगैरह, वो किसको मिलता था, गरीब आदमी को मिलता था। और जो बड़े बड़े ट्रेडर होते थे वो लोग खरीद लेते थे। तो वो लोग भी अपना बिजनेस कहाँ पे सेटअप करने लग गए, मंदिर के बगल में सेटअप करने लग गए, ताकि हमको यहीं से सामान मिल जाए सब कुछ जल्दी से, है ना। कहने का मतलब है कि मंदिर से बहुत सारे लोगों का घर परिवार चलने लगा, पेट भरने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि मंदिर के आसपास ही सेटल हो जाया जाए। तो लोग, बहुत सारे जो लोग थे मंदिर के आसपास ही सेटल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के आसपास माहौल कैसा रहता है, बिल्कुल शांति का रहता है, पूजा पाठ भजन कीर्तन हमेशा होता रहता है, तो लोगों को पॉजिटिविटी मिलता रहता है, माइंड उसका फ्रेश रहता है। तो उन लोगों ने सोचा कि मंदिर के आसपास से अपने घर को बसा लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं उस समय पे थे जो उन्होंने अपना घर वगैरह सब कुछ मंदिर के आसपास ही बना लिया। अगला, 10 ग्रू टेम्पल टाउन्स। और इस तरीके से हमारा क्या होता चला गया, मंदिर के आसपास घर बनते चले गए और उस तरीके से हमारा क्या बढ़ गया, टेम्पल टाउन बढ़ता चला गया। टेम्पल टाउन का मतलब हो गया कि मंदिर के आसपास जो घर हैं वो और धीरे धीरे बनते चले गए। पहले एक मंदिर था, अब 10 मंदिर हो गया। अब 10 मंदिर है, 10 मंदिर के बगल में घर हैं, तो हमारा क्या बन गया, एक बहुत बड़ा शहर बन गया, जिसके बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है, मंदिर है, और उसके चारों तरफ लोग बसे हुए हैं। तो यही हमारा टेम्पल टाउन है। इस तरीके से बनता चला गया टेम्पल टाउन। टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज विलासवमीन इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है आपका। मध्य प्रदेश में हमारा एक टेम्पल है विलासवमीन जो कि मध्य प्रदेश में है, और सोमनाथ जो कि गुजरात में है। इन दोनों मंदिर के आसपास घर बसने स्टार्ट हो गए उस समय पे, और आज आप देखोगे इन दोनों मंदिर के आसपास तो बहुत बड़ा शहर बस चुका है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, टेम्पल टाउन बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम इन मदुरई में कांचीपुरम, इन तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु में पड़ता है मदुरई हमारा, सॉरी माय मिस्टेक। अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई। ये कांचीपुरम और मदुरई दोनों
तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखना। और ये दोनों मंदिर के मतलब टेम्पल टाउन के लिए बड़ा फेमस है। मदुरई में कभी आप जाओगे, कंचीपुरम का तो हमको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मदुरई का आपको हम बताते हैं। मदुरई जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, मदुरई में एक टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, बड़ा फेमस टेम्पल है। उस टेम्पल को आपने कभी ना कभी मूवी में भी देखा होगा। साउथ का मूवी जो होता है, अधिकतर मूवी में उस टेम्पल को दिखाया जाता है। तो बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल। एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति जी का मंदिर। तो ये सब कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसके आसपास घर बनने स्टार्ट हुए और इतना बड़ा लेवल पे घर बन गया है कि आज ये पूरा का पूरा टेम्पल टाउन बन गया है। मतलब इस शहर को मंदिरों के नाम से ही आज जाना जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा टेम्पल टाउन के बारे में। अगला हम लोग बात करेंगे अब पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में। पिलग्रिमेज सेंटर्स का मतलब हो गया बेसिकली ऐसा जगह जहाँ पे भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, मतलब पूजा पाठ करने के विचार से आते हैं। तो पहले समझो ये पिलग्रिमेज होता क्या है। ट्रैवल टू अ प्लेस फॉर रिलीजियस पर्पस, मतलब किसी जगह पे आप जाते हैं रिलीजियस पर्पस से। रिलीजियस पर्पस का मतलब हो गया पूजा पाठ करने के विचार से आप किसी जगह पे जाते हैं तो वो हमारा पिलग्रिमेज कहलाता है, ठीक ना। देखो किसी जगह पे आप केवल इसे घूमने जाते हो तो टूर कहलाता है। क्या कहलाएगा? टूर कहलाता है। लेकिन किसी जगह पे आप पूजा पाठ करने के विचार से जाते हो तो हमारा पिलग्रिमेज कहलाता है, ठीक ना। अगला, पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। तो बाद में जो पिलग्रिमेज सेंटर थे, मतलब जहाँ पे मंदिर वगैरह ज़्यादा था, जहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते थे, वो जगह भी धीरे धीरे किस में बदलता चला गया? टाउन में बदलता चला गया। अब एग्जाम्पल आपको देंगे तो और समझ में आएगा। जैसे वृंदावन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वृंदावन किसका एग्जाम्पल है? पिलग्रिमेज सेंटर का है। मतलब यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और आज आप वृंदावन को जाके देखो, बिल्कुल एक बहुत बड़ा शहर उसके चारों तरफ बसा हुआ है, ठीक है ना। तो वही बात हमने कहा कि जो पिलग्रिमेज सेंटर हुआ करते थे उस समय पे, वहाँ पे भी लोग धीरे धीरे बसने स्टार्ट हो गए और वो भी आज एक टाउन बन गया हमारा। एंड तिरुवन्नमलाई इन तमिलनाडु आर एग्जाम्पल ऑफ सच टू सच टाउन्स। तो ये हमारा दोनों तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में है और वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये दोनों का दोनों आज हमारा, मतलब पहले पिलग्रिमेज सेंटर था और आज इसके आजू बाजू आप देखोगे अगल बगल में तो बहुत बड़ा टाउन बस चुका है। और भी एग्जाम्पल हमारे, जैसे अजमेर इन राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में चौहान किंग्स का, मतलब चौहानों का, चौहान के राजाओं का कैपिटल हुआ करता था अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है भाई? राजस्थान में पड़ता है। मतलब कि अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये अजमेर चौहान किंग्स का, जैसे हम लोग नाम बोलते हैं ना पृथ्वीराज चौहान, तो इन लोगों का, इन प्रकार के राजाओं का अजमेर जो है वो कैपिटल हुआ करता था। कब? 12th सेंचुरी में। एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स, प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। मतलब बाद में फिर उसको मुगल्स ने अपने कब्जे में ले लिया, बाद में मुगल्स ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन वो जगह फिर भी रिलीजियस चीज़ों के लिए ही जाना जाता था। मतलब वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह बहुत होते थे, हिंदू धर्म के भी और मुस्लिम धर्म के भी वहाँ पे खूब पूजा पाठ होते थे। तो वो भी रिलीजियस जगह ही था हमारा, पिलग्रिमेज सेंटर था, जिसके आजू बाजू आज आप देखोगे अजमेर में जाके तो बहुत बड़ा शहर बस चुका है। अगला, नियर अजमेर इज अ लेक। अजमेर के बगल में, अजमेर के बगल में एक लेक है, यानी कि एक झरना है एक तरीके से आप कह लो, पुष्कर, विच हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। पुष्कर बेसिकली है वहाँ पे, अजमेर के बगल में एक झरना है पुष्कर, जिसका नाम है पुष्कर। तो पुष्कर जो है आज बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव सेंटर है। बहुत लोग वहाँ पे आज पूजा पाठ करने के विचार से तो आते ही हैं, घूमने के लिए भी वहाँ पे लोग आते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। तो एक स्मॉल टाउन का क्या नेटवर्क हुआ करता था, एक स्मॉल टाउन कहाँ कहाँ तक फैला होता था, किस प्रकार से इनका क्या होता था, सब कुछ हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था अपना टॉपिक
टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, ये हम डिस्कस कर चुके थे। उसके पहले भी यदि बात करा जाए तो हमारा चैप्टर का शुरुआत हुआ था जिसमें हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक डिस्कस करा था। टॉपिक का नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होगा अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन का मतलब वो सिंपल सा कि एक छोटा मोटा टाउन, जो छोटा मोटा शहर उस समय पे हुआ करता होगा, उसका कहाँ तक नेटवर्क फैला हुआ होता होगा। यानी कि कोई एक टाउन है, मान लो कोई छोटा सा शहर है, तो वो कहाँ तक फैला हुआ होता था, उसका कहाँ तक नेटवर्क फैला हुआ होता था, मतलब उसका लेन देन कहाँ से होता था, सब कुछ। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। देखो, फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि 8th सेंचुरी के बाद के बारे में बात हो रहा है। द सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विथ सेवरल स्मॉल टाउन्स, मतलब हमारे इंडिया के बारे में ही बात हो रही है, आप ये मान के चलो। 8th सेंचुरी के बाद से ही हमारे इंडिया में कहीं कहीं पर कुछ कुछ छोटे छोटे शहर बनने स्टार्ट हो गए थे। एक बात ना यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के टाइम पे जो हम लोग टाउन देखते हैं, जो सिटी हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं, टाउन बोलो सिटी बोलो, तो उसमें क्या दिखता है आपको? चिकना रोड दिखता है, बिल्डिंग दिखते हैं, शॉपिंग मॉल दिखता है, जिम दिखता है, पार्क, फील्ड, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, हाईवे, सब कुछ दिखता है आपको। लेकिन क्या आज से 8th सेंचुरी का मतलब समझते हैं क्या हुआ? आज हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो 21st सेंचुरी में आप 8 सेंचुरी घटा दो, यानी कि 21 में 8 को माइनस करो, आप कितना आएगा? 8 9 10 11 13 ना, 13 यानी कि आज से 1300 साल पहले, 1300 ईयर्स पहले का बात हो रहा है। सोचो, उस टाइम पे हमारे इंडिया में कहीं कहीं पर छोटा छोटा टाउन बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन टाउन का मतलब क्या, वही पक्का सड़क वगैरह नहीं। उस समय पे टाउन का मतलब होता था वैसा जगह जहां पे थोड़ा बड़े लेवल पे लोग डेली आते जाते हो, वहां पे लोगों का आन जान डेली लगा रहता हो, मार्केट हो, मंदिर हो, है ना, तो उसको उस समय पे शहर बोला जाता था, टाउन बोला जाता था। समझ ये बात? वहां पे अनाज बेचा जाता होगा, जानवर बेचा जाता होगा, इस प्रकार के जगह को हम लोग उस समय पे टाउन बोलते थे। तो ये टाउन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि टाउन का बनना जो है, वो आज से लगभग 1300 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो गया था, और आज तक टाउन है हमारे पास। आज तो टाउन एक से एक टाउन है हमारे पास, है ना। अगला, दे यूजुअली हैड अ मंडापिका और मंडी, मंडापिका बोलो या मंडी बोलो, बात एक ही है। टू विच नियर बाई विलेजर्स ब्राउट देयर प्रोड्यूस टू सेल। अब देखो, कोई भी आदमी, किसान जो होता है, जब अपना वो कुछ भी अनाज उपजाता है तो वो अपना अनाज बेचने के लिए कहाँ पे आता है? मंडी में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एक शहर है, एक टाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है टाउन में क्या होगा? मार्केट होगा। तो आसपास के गांव के लोग क्या करते थे? अपने खेतों में वो कुछ भी उगाते थे और उसको बेचने के लिए मार्केट में, मंडी में आ जाते थे। उसको बेच के वो लोग प्रॉफिट कमाते थे, अपना पैसा कमाते थे, और घर परिवार उनका उसी तरीके से चलता था। ठीक है, अगला, दे ऑल्सो हैड मार्केट्स स्ट्रीट्स कॉल्ड हट्टा लाइंड विथ शॉप्स। अब और उस शहर का क्या क्या खूबी होता था भाई? उस शहर का और खूबी होता था कि जैसे आज आप देखते हो बीच में सड़क होता है, सड़क के दोनों तरफ क्या होता है? दुकान लगे रहते हैं। इसको हम लोग हट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हट्टा बोलते हैं। लेकिन हिंदी में हम लोग इसको हाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाट। जैसे आप यदि गांव में कभी गए होंगे, यदि आप थोड़ा बहुत भी गांव का आइडिया होगा आपको, तो बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं जो मार्केट को मार्केट नहीं बोलते हैं, बाजार नहीं बोलते हैं, मार्केट को क्या बोलते हैं? हाट। समझ रही है बात? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आज आप देखते हैं कि बीच में सड़क है, सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगे हुए हैं, लोग सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, ये प्रकार का कॉन्सेप्ट उस समय पे भी चलता था। मतलब शहर में क्या होता था? बीच में सड़क और दोनों तरफ दुकान बने हुए हैं, लोग वहीं पे अपना सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ऐसा उस समय पे भी चलता था। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे उस समय पे? इंग्लिश में हट्टा बोलते हैं और हिंदी में हम लोग इसको हाट बोलते हैं। बस इसका क्या बात कर रहा है? बात ये कर रहा है कि बीच में सड़क है, दोनों तरफ दुकान वगैरह है, ये चीज़। तो ये आज भी है, उस समय पे भी था। अगला, देयर वेर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसन सच एज पॉटर्स, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स, स्मिथ्स एटसेट्रा। अच्छा, आपने कभी गौर करना, यदि आप किसी मार्केट में जाओगे तो एक मतलब मार्केट बहुत बड़ा होता है। एक गली होगा जिस गली में केवल और केवल मिट्टी का बर्तन बिकेगा, एक गली होगा जिसमें केवल तेल बिकेगा, एक गली होगा
जिसमें केवल चीनी कैसे बनता है वो सब उधर होगा, चीनी वगैरह मिलेगा। एक गली होगा जहां पे लोहार का दुकान होगा केवल। एक गली होगा जिसमें केवल सोनार का दुकान होगा, जहां पे सोना चांदी बिकता होगा। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आज आप देखते हैं। चलो दुनिया भर का एग्जाम्पल छोड़ो, आप अपने यहाँ पे बगल में हमारा पुनाई चक है, यहाँ का आप एग्जाम्पल लो। आप देखो सब्जी मंडी में केवल सब्जी मिल रहा है। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ जाओगे तो किराना का दुकान एक लाइन से है, उसमें केवल किराना का दुकान मिलेगा, यानी कि घर का सामान मिलेगा। फिर एक और गली है, उसमें आप घुस आ जाओगे, उसमें केवल कपड़ा मिलेगा आपको, है कि नहीं। तो ये जो आप देखते हैं आज मार्केट का कॉन्सेप्ट, वो मार्केट का कॉन्सेप्ट उस समय से भी चल रहा है, उसी समय से चलता आ रहा है, और इसको हम लोग आज तक देख पाते हैं, ठीक ना। मतलब एक मार्केट में आना और हर चीज का अलग अलग गली होना, सड़क होना, ये आज का लेन देन नहीं है, वो पहले से ही चलता आ रहा है। अगला, सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन्स, अदर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ ट्रेडर जो हैं, मतलब जो सामान का खरीद बिक्री करते हैं, कुछ लोग शहर में ही रहते थे और कुछ लोग इधर से उधर भी जाते रहते थे अपने सामानों को बेचने के लिए। आप मार्केट में आप भी जाओगे तो आपको दिखेगा कि कुछ दुकान के ऐसे लोग होते हैं जिनका दुकान ही और घर ही दोनों एक ही जगह पे होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना सामान बेचने के लिए दूर से आते हैं मार्केट में। तो ये आज भी है, वो उस समय पे भी था। तो कहने का मतलब हमको बस यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मार्केट का जो कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखते हैं, ये पहले भी ऐसा ही कुछ था। बस फर्क ये आया है कि पहले पुराना टेक्नोलॉजी था हमारे पास, आज टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, है ना, लेकिन सब कुछ वही है। अगला, मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स। और कई सारे लोग जो उस मार्केट के आसपास रहते थे वो तो अपना सामान खरीदने के लिए मार्केट में आते ही थे, साथ ही साथ जो बहुत दूर में रहते थे वो लोग भी अपने सामान को खरीदने के लिए मार्केट में ही आते थे, उसी मार्केट में। क्योंकि भाई हर जगह मार्केट तो उस समय पे होता नहीं था। आज क्या है, आप देखो मार्केट तो हर जगह पे है। क्या आप आज पटना से सामान खरीदने के लिए दिल्ली जाओगे कभी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पटना में जो चाहिए आपको पटना में मिल जा रहा है, तो दिल्ली क्यों जाएंगे हम। तो ये चीज़ वहीं उस समय पे भी था, लेकिन हाँ ये चीज़ आज हमारे पास की मार्केट हर जगह पे है। पहले ऐसा नहीं था, पहले मार्केट बहुत कम हुआ करते थे, तो लोग बहुत दूर दूर से सामानों को खरीदने के लिए मार्केट में आते थे। तो ये चीज़ पहले चलता था खूब, लेकिन आज ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आज तो आप मार्केट भी नहीं जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे ही आप अपना सब कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, है ना। जोमेटो है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ब्लिंकिट है, इतना सारा हमारे पास शॉपिंग ऐप है, तो वहीं से हम लोग सब कुछ कर लेते हैं अपना आज। तो आज क्या है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, लेकिन पहले कुछ और था हमारा, ठीक है ना। आगे अगला, एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस लाइक हॉर्सेस। यहाँ तक कि लोग घोड़ा खरीदने और बेचने के लिए भी आते थे मार्केट में, सोचो। सॉल्ट यानी कि नमक, कैम्फर यानी कि कपूर, ये हो गया हमारा, एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। इस प्रकार के मतलब हर प्रकार का चीज मार्केट में कुछ लोग बेचने आते थे तो कुछ लोग खरीदने आते थे। तो ये चीज उस समय पे मार्केट में चलता रहता था। यूजुअली अ जमींदार बिल्ड अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दिज टाउन्स। अब जो बहुत बड़े आदमी है, जो बहुत बड़ा जमींदार आदमी है, जिसके पास जमीन बहुत है, तो वो क्या करता था, उस मार्केट के आसपास ही अपना बहुत बड़ा घर बना लेता था, ताकि वो मार्केट से दूर भी ना रहे और कोई सामान का जरूरत पड़े तो मार्केट में आराम से खरीदने चल जाए। जैसे आप आज भी देखो, जिसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या चाहता है, सबसे पहले वो यही चाहता है कि भैया पैसा मेरे पास आ चुका है तो सबसे पहले ज़मीन लो। कहाँ पे? एक अच्छे से जगह पे, जहाँ पे मार्केट भी बगल में हो, एयरपोर्ट भी बगल में हो, अच्छा रोड भी बगल में हो। तो ये चीज़ उस समय पे चलता था। कौन करते थे उस समय पे? बड़े बड़े जमींदार लोग, जिनके पास ज़मीन होता था, वो लोग क्या करते थे, मार्केट के आजू बाजू में ही अपना जगह खरीद के वहीं पे अपना घर परिवार बसा लेते थे। तो ये आज भी चलता है, ये पहले भी चलता था, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो ये हमारा टॉपिक था अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। देखा आपने, टाउन तो छोटा है, मार्केट छोटे हैं, लेकिन इसका नेटवर्क क्या बहुत दूर तक फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है। आप देख रहे हैं इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मार्केट का संख्या क्या है, कम है। तो टाउन उस समय पे छोटा होता था, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत दूर तक फैला होता था, यानी कि दूर तक के लोग वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते रहते थे, ठीक ना। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल।
हम लोग अपने चैप्टर में लगातार नए नए टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं। एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रेडर्स, बिग एंड स्मॉल। देखो, ट्रेडर का मतलब सिंपल सा होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी सामान को सस्ते में खरीदता है और मार्केट में जाके उसको महंगे दाम में बेच देता है, उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग कहते हैं ट्रेडर। अब उस समय पे ट्रेडर छोटे भी होते होंगे, बड़े भी होते होंगे। मतलब एक ऐसा ट्रेडर जो छोटा मोटा काम भी करता होगा और बड़ा काम भी करता होगा, मतलब छोटे लेवल पे सेल बाई करता होगा और बड़े लेवल पे भी करता होगा। तो इसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ कि देयर वेयर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। कई प्रकार के ट्रेडर उस समय पे होते थे, है ना। कुछ ट्रेडर ऐसे थे जो कि कपड़े का व्यापार करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि बर्तन का व्यापार करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि जानवरों का व्यापार करते थे। तो ट्रेडर हर प्रकार के थे उस समय पे, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ कि ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट्स। यदि कोई ट्रेडर को अपना सामान बेचना होता था मार्केट में जाके, तो कई प्रकार के शहरों से होते हुए, जंगलों से होते हुए अपने सामान को लेके कहाँ जाते थे? शहर में, मार्केट में, तब जाकर अपने सामानों को बेचते थे। आपने मूवी में भी देखा होगा ऐसा कई बार, जो पुराने मूवी हैं उसमें आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यापारी है जो अपने सामानों को बैलगाड़ी पे लोड किया और एकदम शहर शहर, गांव गांव, जंगल जंगल होते 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 वो कहाँ जाता है? मार्केट में जाता है और मार्केट में जाके फिर अपने सामानों को बेचता है ना। तो ये चीज उस समय पे चलता था। मतलब ट्रेडर को अपना सामान बेचने के लिए कई सारे किंगडम का मतलब सिंपल से यहाँ पे कई सारे राजाओं के एरिया को कंट्रोल, मतलब जो कई सारे राजा के एरिया को पास करके वो मार्केट में पहुंचते थे, कई सारे जंगलों को पास करके मार्केट में पहुंचते थे और अपने सामानों को बेचते थे, ठीक है। अगला, दे यूजुअली ट्रैवल इन कैरावन्स एंड फॉर्म्ड गाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। देखो, ये लोग जनरली ना कैराविन में चलते थे, कैरावन्स में। कैरावन का मतलब होता है कि लोग कभी भी अकेले नहीं होते थे, ये लोग हमेशा 20-25 लोगों का ग्रुप होता था। 20-25 लोग मिल गए, सभी ने अपना सामान लोड किया अपने बैलगाड़ी पे और सभी लोग चल गए ना सामान को बेचने के लिए। मतलब ये लोग कभी भी जाते थे तो ग्रुप में जाते थे, क्योंकि पता होता क्या था, जंगलों से आप पार कर रहे हैं, कोई लुटेरा आ गया सामान लूट के चला गया, तो इसीलिए लोग कभी भी अकेला जाते बिल्कुल भी व्यापार करने नहीं थे, हमेशा ग्रुप में जाते थे। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कैरावन्स। कैरावन का मतलब होता है जो कि ग्रुप में चलते हो। और दूसरा चीज, ये लोग अपना गाइड बनाते थे। गाइड बनाने का मतलब हो गया ये लोग अपना ग्रुप बड़ा मजबूत बना के रखते थे कि भैया किसी के ऊपर भी कोई संकट आएगा तो सभी उसका मदद करेगा। समझना ये बात। कई बार होता क्या था कि लोग अपने सामानों को लेकर मार्केट तो पहुंचे, लेकिन मार्केट वालों ने इसके सामानों को बेचने ही नहीं दिया, बोला कि नहीं तुम इस मार्केट में सामानों को बेच नहीं सकते हो। तो ये लोग क्या करते थे, उनसे बातचीत भी करते थे कि भाई क्यों नहीं बेच सकते हैं, मार्केट तो सभी का है ना। तो ये लोग वो का आपस में रिश्ता बहुत अच्छा होता था, सब एक दूसरे के लिए मदद के लिए हमेशा रेडी रहते थे। और ये लोग कभी भी जाते थे तो अकेले बिल्कुल भी नहीं जाते थे, हमेशा ग्रुप में जाते थे ये लोग, ठीक ना। अगला, देयर वर सेवरल गाइड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड। साउथ इंडिया का बात करें तो केरला, तमिलनाडु, इधर भी कई सारे ग्रुप दिखे हैं, किसका? ट्रेडर्स का। उस समय पे लोग साउथ इंडिया में ही नहीं, हर जगह पे ट्रेडर लोगों का अपना ग्रुप होता था जो अपने लोगों के लिए वो हमेशा रेडी रहते थे कि किसी भी ट्रेडर को कोई समस्या आएगा, कोई भी उसको परेशान करेगा तो हम सब मिलके उसका जवाब देंगे, ऐसा उस समय पे होता था। अगला, द मोस्ट फेमस गाइड्स आर मनी ग्रमम एंड नाना देसी। ये दो ग्रुप है बेसिकली ट्रेडर्स का, ध्यान रखना। इन दोनों ग्रुप में ट्रेडर्स के कुछ कुछ लोग होते थे और ये दोनों ग्रुप ट्रेडर्स का अपने अपने लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते थे कि यदि कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा, कष्ट देगा तो हम लोग उसके लिए आगे आके लड़ेंगे, ठीक ना। नहीं, ग्रुप का नाम है, ठीक ना, ध्यान रखना। ये जो आपका देख रहे हैं आप, मनी ग्रमम एंड नागा देसी, ये ग्रुप का नाम है जिसमें कुछ ट्रेडर्स होते थे और ये लोग अपना मिलके सामानों को मार्केट में जाके बेचते थे अपना। पूछो। हाँ बिल्कुल, इसमें भी लीडर होते होंगे इन लोगों का कि भैया हम लोग 20 लोग हैं तो 20 लोगों का हमारा लीडर कौन होगा, इनमें भी होता था। हर जगह पे है, लीडर हर जगह होते हैं, ठीक ना। अगला, दीज गाइड्स ट्रेडेड बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो ये प्रकार के जो लोग हैं, मतलब जो ग्रुप है हमारा ट्रेडर्स का, मनीग्रमम और दूसरा नाना देसी, इसमें कुछ कुछ ट्रेडर्स का ग्रुप था। ये मान लो पहले वाले ग्रुप में 20 लोग हैं, दूसरे वाले ग्रुप में 40 लोग हैं। ये लोग ट्रेडिंग, मतलब ये लोग ट्रेड केवल इंडिया में नहीं करते थे, इंडिया के बाहर भी जाके लोग अपने सामानों को बेचते थे।
अपने शिप से चले गए, कोई कोई जहाज से, मतलब कोई अपने शिप, मतलब पानी वाला ही था ना उस समय पे, हवाई जहाज थोड़ी था उस समय पे, तो चले गए शिप से, कोई पैदल ही चला गया बाई लैंड। तो ये लोग अपने अलग अलग जगह पे भी जाके सामानों को बेचते थे। इंडिया में तो था ही, लोग अपना बेचते थे, बाहर भी जाके अपने सामानों को बेचते थे। अगला, देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेट्टियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल who went on to become the principal trading groups of the country। हमारे इंडिया में कुछ और भी ऐसे ग्रुप हैं लोगों के जिन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग खूब बढ़ाया है, जिन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग खूब किया उस टाइम पे। कौन लोग हैं भाई? देखो, चेटियार, ये कोई आदमी का नाम नहीं, ध्यान रखना, ये कम्युनिटी का नाम है। कम्युनिटी मतलब चेटियार लोग खूब उस समय पे ट्रेडिंग वगैरह करते थे। आप इसको सिंपली ऐसे समझो, जैसे कास्ट होता है ना, कास्ट में आप देखते होंगे राजपूत होता है ना, ब्राह्मण होता है, उसी प्रकार से गुप्ता होता है, शर्मा होता है, उसी प्रकार से चेटियार है। तो इन लोगों ने भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग पे ध्यान दिया था, और ये लोग भी इंडिया के साथ साथ बाहर भी जाके सामानों को बेचते और खरीदते थे। दूसरा बात, मारवाड़ी ओसवाल, ये लोग भी खूब ट्रेडिंग पे ध्यान देते थे। तो ये लोग भी मतलब इंडिया के उभरते हुए ट्रेडिंग ग्रुप थे। मतलब ये लोगों का खरीद, सामानों को कम दाम में खरीदना और महंगे दाम में बेचना, यही इन लोगों का काम होता था। तो ये लोग अपने सामानों को भारत में तो बेचते ही थे, दूसरे जगह पे भी जाके बेचते थे। और भी है हमारे पास, जैसे गुजराती ट्रेडर्स। गुजरात के लोग तो खैर हमेशा से बिजनेस में आगे रहे हैं, तो ये लोग भी खूब अपने ट्रेडिंग को बढ़ाते थे। तो गुजराती ट्रेडर हो गए, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज। तो हिंदू बनिया हो गए, हिंदू में बनिया हो गया, फिर मुस्लिम में बोहरा हो गए। ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे कम्युनिटी थे जिन्होंने ट्रेडिंग खूब बड़े लेवल पे किया है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो आप बोल सकते हैं चेटियार हो गए, मारवाड़ी ओसवाल हो गए, गुजराती हो गए, फिर से हिंदू में बनिया हो गए, फिर मुस्लिम में बोहरा हो गए। ये सभी लोग ट्रेडिंग के मायने में खूब अपने आप को बढ़ाए थे। उस समय पे खूब ट्रेडिंग करते थे और खूब प्रॉफिट भी कमाते थे। ये लोग अपना सामान इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी बेचते थे। ठीक है, अगला क्या बेचते थे भाई? देखो, दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। देखो, उस समय पे इंडिया में ना 2-3 चीज का क्रेज बहुत था, ध्यान रखना। पहला, कपड़े का। इंडिया में कपड़े का क्रेज आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो कपड़ा का, और दूसरा इंडिया में मसाला का। तो ये लोग इंडिया से सस्ते दाम में कपड़ा और मसाला खरीदते थे और बाहर में जाके महंगे दाम में बेचते थे, इनको प्रॉफिट खूब मिलता था। तो वही लिखा हुआ है कि दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स एंड इन एक्सचेंज ब्राउट गोल्ड। और बदले में क्या लेते थे ये लोग? गोल्ड लेते थे, सोना लेते थे। एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। मतलब ये लोग जब अपने सामानों को देते थे तो बदले में ये लोग क्या लेते थे? पहली बात तो गोल्ड और आइवरी लेते थे अफ्रीका के लोगों से। ध्यान रखना, आइवरी बता सकता है कोई क्या होता है? बताओ। बिल्कुल, ये लोग सोचो, मतलब ये लोग लोगों को दे क्या रहे हैं? मसाला दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, बदले में वो क्या ले रहे हैं? सोना ले रहा है और हाथी का दांत ले रहा है। पता हाथी का दांत क्यों? पता है? क्योंकि हाथी का दांत बहुत महंगा बिकता है, उससे ज्वेलरी बनता है, बहुत महंगा उसका बिकता है गहना। मतलब कई सारे ऐसे ज्वेलरी हैं जो कि हाथी के दांत के बने हुए हैं, उनके सामने सोना का ज्वेलरी फेल है। तो ये लोग बदले में ये सब चीज लेते थे अफ्रीका से। और अच्छा, अफ्रीका से ही क्यों भाई? क्योंकि अफ्रीका में सोना का कोई कमी नहीं होता था और अफ्रीका में हाथी का भी कोई कमी नहीं होता था। दूसरा चीज, सिल्वर ये लोग लेते थे कहां से? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। ठीक ना, मतलब जहां से इनको जो चीज अच्छा मिल जाए अपना सामान देते थे, बदले में वो चीज वो लोग ले लेते थे। ये ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं ना, ये लोग अपने इंडिया में सामानों को कम दाम में खरीदते थे, मसाला कपड़ा खरीदा और दूसरे देश में जाके महंगे दाम में उसको बेचते थे। समझ रहे बात को? ये चीज है। अगला, इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स एंड परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट। मतलब इंडिया का कपड़ा, इंडिया का मसाला इटली, यूरोप के, इटली भी हमारा यूरोप में ही पड़ता है, मतलब आप ये मान लो कि पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, पूरे यूरोप में हमारे इंडिया का कपड़ा और मसाला दोनों फेमस था।
और इतना फेमस था कि हमारे इंडिया के लोग भर भर के अपने यहाँ से शिप में लेके जाते थे मसाला कपड़ा, कहाँ पे, यूरोप, और वहाँ पे जाके उसको बेचते थे, प्रॉफिट कमा के आते थे। अच्छा खासा प्रॉफिट उस समय पे होता था, ठीक ना। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि मतलब आप ये आइडिया लगाओ कि हमारे इंडिया में उस समय पे इंडिया का बना हुआ मसाला और इंडिया में तैयार किया हुआ कपड़ा का क्या क्रेज रहा होगा। सोचो कि यूरोप के लोग तक इंडिया के कपड़े को पसंद कर रहे हैं। समझ रही है बात। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला, स्पाइसेस बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। मतलब यूरोपियन कुकिंग का मतलब होगा कि यूरोप में यदि कोई आदमी खाना बनाता था तो मसाला इंडिया का ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि इंडिया का मसाला इतना फेमस था कि हर कोई उसको पसंद करता था। एंड कॉटन क्लोथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव। और इंडिया का जो कॉटन का कपड़ा होता था उसका तो जवाब ही नहीं था, मतलब लाजवाब कपड़ा बनता था उससे। तो यूरोप के लोगों को कपड़ा पहनना होता था पसंद, कहाँ का, इंडिया के कॉटन का कपड़ा। और यूरोप के लोग खाना खाते भी थे तो उसमें मसाला क्या इस्तेमाल करते थे, इंडिया का मसाला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया का मसाला और इंडिया का कपड़ा दोनों यूरोप में काफ़ी फेमस था। और इतना फेमस था कि इसका फ़ायदा किसने उठाया, हमारे इंडिया के ट्रेडर्स ने उठाया। कम दाम में खरीदते थे यहाँ पे इंडिया में और महंगे दाम में वहाँ बेचते थे, तो उस समय वो लोग और ज़्यादा अमीर होते चले गए। समझ में आया बात। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राफ्ट्स इन टाउन्स। तो इसको हम लोग अपने अगली क्लास में करते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को क्राफ्ट्स इन टाउन्स। हम लोग अलग अलग प्रकार के टाउन्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है और टाउन का क्या इम्पोर्टेंस रहा है पीछे के इतिहास में, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि टाउन्स में क्राफ्ट किस प्रकार का होता था। क्राफ्ट का सिंपल सा मतलब हुआ जो कि आप हाथों से बना के मार्केट में कुछ बेचते हैं, या फिर लकड़ी का या फिर मिट्टी का, कुछ भी मिट्टी का खिलौना, बर्तन वगैरह कुछ भी यदि आप, हाँ पेंटिंग वगैरह भी यदि आप बना के बेचते हैं तो हमारा क्राफ्ट कहलाता है, ठीक ना। तो टाउन बहुत फेमस हुआ करते थे उस समय पे। आपने देखा पिछले कुछ क्लासों में कि टाउन इतना फेमस होता था कि टाउन में जो मार्केट लगते थे उस मार्केट से सामान खरीदने के लिए लोग दूर दूर से वहाँ पे आया करते थे। लेकिन हम लोग इसमें बात करेंगे कि टाउन में जो क्राफ्ट बनते होंगे, टाउन में जो क्राफ्ट बनता था, सपोज पेंटिंग, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का खिलौना, लकड़ी का बर्तन, लकड़ी का खिलौना, इस प्रकार से जो भी कुछ बनता होगा उसका क्या कंडीशन था वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा क्राफ्ट्स इन टाउन्स। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ना सबसे पहला है बिड्री। ये क्या है बिड्री, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत लोग इसको बिड्री या फिर बहुत लोग इसको बिद्री भी पढ़ते हैं, तो जो आपको ठीक लगे आप वो पढ़ लो। लिखा हुआ देखो, द क्राफ्ट पर्सन्स बिदर वेयर फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिद्री। ये जो बेसिकली बिदर आप देख रहे हैं ना, ये बिदर एक जगह का नाम है, कर्नाटका में पड़ता है, ध्यान रखना। मतलब कर्नाटका में, कर्नाटका हमारा क्या इंडिया के बड़ा फेमस स्टेट है, तो कर्नाटका में एक जगह है बिदर। उस जगह पे यानी कि बिदर में एक से एक कलाकारी आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पे भी मिलता था, आज भी आप जाओगे कर्नाटका के बिदर में तो वहाँ पे आपको आज भी एक से एक कलाकार वाला, मतलब एकदम एक अतरंगी से अतरंगी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कर्नाटका के अंदर एक शहर है छोटा सा, बिदर नाम है उसका। वहाँ पे ना उस समय पे देखा गया कि यहाँ के लोग बड़ा अच्छा अच्छा कलाकारी करते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा चीज़ बनाते हैं। तो उन लोगों ने जिस भी चीज़ को बनाया उस तरीके को क्या बोल दिया गया, बिद्री बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, बिद्री। समझ रही है बात। मतलब बिदर जगह का नाम है और वहाँ के लोगों ने जो भी चीज़ बनाया बड़ा अच्छा बनाया, तो उस कलाकारी का नाम क्या पड़ गया, बिद्री। यानी कि मान लो कोई बर्तन बना हुआ है, कोई बर्तन है बना है और वहाँ के लोगों ने बनाया है और उस बर्तन में कोई डिज़ाइन है, तो क्या बोलेगा उस डिज़ाइन को, ये बिद्री डिज़ाइन है। मान लीजिए सपोज करिए कि कोई खिलौना है, उस खिलौने के ऊपर कोई डिज़ाइन बना हुआ है जो कि बिदर के लोगों ने बनाया उस खिलौने को, तो उस खिलौने के डिज़ाइन को क्या बोल दिया जाएगा, ये कौन सा डिज़ाइन है, बिद्री डिज़ाइन है। समझ रही है बात। जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना, जैसे आप यूपी में जाओ, यूपी में एक जगह बनारस, बनारस का बड़ा फेमस क्या है, साड़ी, बोलते हैं ना बनारसी साड़ी। तो बनारस में बना साड़ी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनारसी साड़ी, बड़ा फेमस होता है। उसी तरीके से बिदर में जो डिज़ाइन तैयार हुआ, बिदर में लोगों ने जो भी चीज़ बना दिया उस डिज़ाइन को क्या बोलते थे वो लोग, बिदरी बोलते थे। बस यही चीज़ है। और ये लोग किस चीज़ पे फेमस थे पता है,
देखो लिखा हुआ है द क्राफ्ट पर्सन बिदर, यानी कि बिदर के जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, वेर फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी। मतलब यहाँ के लोग कॉपर पे और सिल्वर पे एक से एक डिजाइन वो लोग बनाते थे। जैसे आज भी आप ज्वेलरी के दुकान में जाएंगे ना, तो ज्वेलरी के दुकान में जब आप जाएंगे तो कोई सोना खरीदेंगे आप या फिर चांदी वगैरह कुछ भी खरीदेंगे, तो उसके ऊपर आप जैसा डिजाइन आप उसको बोलोगे बनाने के लिए, वो ऐसा डिजाइन वो बना के दे देता है। तो बिदर के लोग कॉपर पे और सिल्वर पे डिजाइन करने के लिए जाने जाते थे, बड़ा अच्छा डिजाइन वो लोग बनाते थे। अगला दी पंचालाज और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी का हम लोग पूजा करते हैं, विश्वकर्मा जी का हम लोग पूजा करते हैं। विश्वकर्मा, ध्यान रखना, विश्वकर्मा एक कम्युनिटी का भी नाम होता है और विश्वकर्मा हमारे एक गॉड भी होते हैं जिनका हम लोग पूजा करते हैं। गाड़ी वगैरह का, गाड़ी का, मशीन का हम लोग पूजा करते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में चीज़ होता है जिसमें हम लोग भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, है ना। हाँ, विश्वकर्मा जी का हम लोग पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा एक हमारे गॉड भी हैं और विश्वकर्मा एक कम्युनिटी भी है। मतलब कि कुछ हमारे इंडिया में लोग हैं जो कि विश्वकर्मा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, गुप्ता, मिश्रा, है ना, शर्मा, उसी प्रकार से विश्वकर्मा भी होता है एक। आप इसको बोल लो तरीके से कास्ट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक ना। तो दी पंचालाज और विश्वकर्मा, पंचालाज बोलो या विश्वकर्मा बोलो, भाषा में कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ। विश्वकर्मा कम्युनिटी में कौन कौन लोग आते हैं? देखो, विश्वकर्मा कम्युनिटी में आते हैं गोल्ड स्मिथ, यानी कि सोनार, जो सोना चांदी का काम करते हैं। ब्रॉन्ज स्मिथ, जो कि ब्रॉन्ज का काम करते हैं। ब्लैक स्मिथ, जो कि लोहे का काम करते हैं, उसको हम लोग लोहार बोलते हैं। मैसोन्स, मैसोन्स का मतलब मजदूर, ये हो गए हमारे। एंड कारपेंटर, कारपेंटर का मतलब जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। वेर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, मतलब इन लोगों का डिजाइन बड़ा अच्छा होता था। ये लोग डिजाइनिंग बड़ा अच्छा जानते थे उस समय पे। तो ये लोग डिजाइन अच्छा जानते थे, तो इन लोगों को काम ज्यादातर कहाँ मिलता था करने के लिए, पता है? मंदिरों के डिजाइन में। और हमने आपको पहले भी बताया है कि उस टाइम पे जो भी राजा हुआ करते थे वो बहुत भयंकर भयंकर मंदिर बनवाते थे अपने यहाँ पे। बनवाते थे इसलिए भी ताकि लोग देख सके कि हमारा राजा कितना महान है, हमारा राजा कितना पावरफुल है कि ये मंदिर पे मंदिर भी मंदिर भी बनाता है, ठीक ना। तो जितने भी विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग थे, विश्वकर्मा कम्युनिटी के अंदर कौन कौन आ गए हमारे? गोल्ड स्मिथ, यानी कि गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, कहने का मतलब है सोनार, लोहार, ब्रॉन्ज का काम करने वाले लोग वो हो गए। फिर से मजदूर हो गए, कारपेंटर हो गए। इन लोगों को बड़ा अच्छा डिजाइनिंग आता था, ठीक ना। तो इन लोग बड़ा अच्छा डिजाइन जानते थे। तो इन लोगों को काम मिलता था ज्यादातर कहाँ पे? ज्यादातर इन लोगों को काम मिलता था मंदिरों में, कि भैया तुम मंदिर का डिजाइनिंग करो, है ना, मंदिर का इंटीरियर बनाओ, गेट बनाओ, दीवार बनाओ, खिड़की बनाओ, क्योंकि इनको डिजाइनिंग बड़ा अच्छा आता था, ठीक है। आगे, दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस, यहाँ तक कि जो राजा का महल बनता था। अच्छा, आपने कभी ना मूवी में देखा होगा, राजा का महल भी बड़ा शानदार दिखता है। तो क्या लगता है वो महल कोई एक आम आदमी बनाया होगा? बिल्कुल भी नहीं, उसमें कलाकारी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक बड़ा फेमस मूवी आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली। बाहुबली मूवी में देखो कितना एकदम खतरनाक तरीके का महल का डिजाइन है, कितना भयंकर लगता है देखने में, कितना मस्त लगता है देखने में। तो उसी प्रकार का डिजाइन कोई आम आदमी बना सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इन लोगों को वही सब काम दिया जाता था, विश्वकर्मा कमेटी के लोगों को, कि भैया तुम लोगों को कलाकारी बड़ा अच्छा आता है, तो तुम लोग मंदिर बनाओ, राजा के लिए महल बनाओ, उसका डिजाइन बनाओ, तुम लोग बिग बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाओ, टैंक्स यानी कि टंकी बनाओ, टंकी के ऊपर भी डिजाइन बनाओ, रिजर्वियर बनाओ। रिजर्वियर का मतलब होता है जहां पर आप पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं, वहां पे लोग नहाने, पानी भरने के लिए आ सकते हैं। समझ रही है बात? तो इन प्रकार के जगह को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए इन लोगों को काम दिया जाता था, क्योंकि ये लोग उस काम में बड़ा माहिर होते थे, ठीक ना, बड़ा अच्छा काम इन लोगों को आता था। अगला, वीवर्स सच एज द सैलियार और काइकोलर, ये बेसिकली वीवर्स के कम्युनिटी का नाम है। इमर्ज एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स, मतलब देखो, कपड़ा बुनने वाला यहाँ पे दो कम्युनिटी हैं, कपड़ा बुनाई काम करने वाला दो कम्युनिटी जो है यहाँ पे, सेलियार और काइकोलर। ये दो ऐसे कम्युनिटी हैं जो कपड़े का बुनाई करते थे। ये दोनों कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, पता है क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था
उस कपड़े में डिजाइन बड़ा अच्छा होता था, और उस कपड़े को कहाँ इस्तेमाल किया जाता था पता है? ज़्यादातर उस कपड़े को इस्तेमाल किया जाता था मंदिरों में। गॉड के कपड़े बदलने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है ना, जैसे आप किसी भी मंदिर में देखो, कोई भी गॉड है या फिर गॉडेस हैं, देवी देवता जो भी है, उनका कपड़ा बदला जाता है, तो उसके जो कपड़े बदले जाते हैं, तो क्या उनको कोई भी मामूली कपड़ा पहना जाता है? बड़ा अच्छा कपड़ा होता है डिजाइनिंग का। तो इनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था उसमें डिजाइन बड़ा अच्छा होता था, जिसके वजह से इनके द्वारा कपड़ा बनाए हुए कपड़े को मंदिरों में इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, गॉड का कपड़ा बदलने के लिए या फिर उसका झंडा बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यही था हमारा टॉपिक, क्राफ्ट्स इन टाउन। तो आप देख रहे हैं टाउन में क्राफ्ट का क्या कोई कमी था? बताओ, बिल्कुल भी नहीं। एक से एक आदमी है जो कि महल को बनाना जानते हैं, मंदिर को बनाना जानते हैं, कपड़े में डिजाइनिंग करना जानते हैं। तो ये सब शहर में क्राफ्ट का उस समय पे स्थिति था, जो कि बिल्कुल अच्छा स्थिति दिख रहा है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत। तो ये 3 जगह हैं, इन तीनों जगह के बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके, लेकिन अगले वाले क्लास से। तो इसमें बेसिकली हम लोग 3 जगह के बारे में बात करेंगे, इन तीनों का क्या उस समय पे इंपॉर्टेंस था इसके बारे में। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत। इस टॉपिक के अंदर हम लोग 3 जगह के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा जगह होगा हम्पी, दूसरा होगा मसौलीपट्टनम और तीसरा होगा सूरत। ध्यान रखना है, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को 3 जगह के बारे में पढ़ना है, और तीनों जगह के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हम लोग ये काम करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे हम्पी के बारे में, फिर आगे बात कर लेंगे मसौलीपट्टनम के बारे में, और फिर बात कर लेंगे सूरत के बारे में। तो फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन टॉपिक हमारा है क्लोजर लुक हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत, चूँकि इसमें हम लोगों को 3 जगह के बारे में पढ़ना है, तो तीनों को हम लोग एक एक टॉपिक में कवर कर लेंगे, यानी कि एक एक वीडियो में कवर करेंगे। नहीं तो एक ही में करेंगे तो फिर वीडियो 40-45 मिनट का हो जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले अपना फर्स्ट वाला, जिसमें हम लोग बात करेंगे हम्पी के बारे में। देखो क्या है पहला टॉपिक हमारा, द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडेड ऑफ हम्पी। ये जो तीनों जगह के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तीनों जगह अपने टाइम पे बड़ा फेमस जगह हुआ करता था, और ये जगह आज भी बड़ा फेमस है। जैसे मसौलीपट्टनम हो गया, हम्पी हो गया और सूरत, ये तीनों जगह आज भी बड़ा फेमस है, अपने कलाकारी के लिए, अपने चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। तो पहले हम लोग बात करेंगे हम्पी के बारे में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टॉपिक है हमारा द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, स्प्लेंडेड नहीं है, सॉरी स्प्लेंडर है, द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी में ना, मतलब हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, ध्यान रखना। हम्पी बड़ा सुंदर जगह है, बहुत फेमस जगह है, कर्नाटका में पड़ता है। और हम्पी में जब कभी आप जाओगे तो वहाँ का आपको एक से एक बिल्डिंग ऐसा दिखेगा ना, जिसका कलाकारी देख के आप चौंक जाएंगे, कि आपको लगेगा कि इतना पहले ऐसा प्रकार का भी कलाकारी होता होगा। डिजाइनिंग वहाँ का बड़ा शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा थंगभद्र बेसिन। बेसिकली ये नदी है, छोटा सा नदी है वहाँ पे बहने वाला, कर्नाटका में, उसी के बगल में पड़ता है ये हम्पी। आप इसको सिंपली से समझो कि हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। और हम्पी के बगल में कौन सा नदी है? छोटा सा तुंगभद्र और कृष्णा। ठीक ना, तो ये नदी है जिसके बगल में हमारा हम्पी पड़ता है। और हम्पी बेसिकली बात करें तो कहाँ है? कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, तो ये जिसके जगह के बारे में बात हुआ। अगला, तो कोई पूछेगा तो हम्पी कहाँ है, तो क्या बोलोगे? पहला, हम्पी कर्नाटका में है। हम्पी के बगल में कौन सा बेसिन है? बेसिन मतलब कौन सा नदी का छोटा सा पार्ट है? कृष्णा और तुंगभद्र का। ठीक है ना। अगला, अब यहाँ से हमारा मेन चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना है। जिस जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि हम्पी के बारे में, इस जगह के बारे में ना एक टाइम पे इसका अपना खुद का इतिहास हुआ करता था। इतिहास होने का मतलब है कि इस जगह को बहुत बड़े बड़े राजाओं ने रूल किया है, और वहाँ पे जो उन्होंने बनाया है बिल्डिंग, टेम्पल्स, उसका कोई जोड़ नहीं है। मतलब लाजवाब वहाँ पे बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो पहला है पॉइंट इसमें, द मैग्निफिसेंट ruins at हम्पी रिवेल अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। मतलब हम्पी में आज तो खैर हम्पी में आप जब जाओगे तो वहाँ पे बहुत कुछ आज टूटा बिखरा पड़ा हुआ है, जिसको देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ये शहर पहले चारों तरफ से क्या था? घिरा हुआ था। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि ये शहर चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था, और इसको अच्छे तरीके से रूल किया जाता था। हमने आपको पहले भी बताया, कई बार अभी भी बताते हैं, पहले के राजा क्या करते थे ना, जहाँ तक उनका एरिया होता था कंट्रोल करने का,
मतलब जहां तक उनका कंट्रोल होता था उस एरिया को वो बड़े बड़े दीवारों से घेर देते थे। क्यों घेरते थे? ताकि उसको रूल करना क्या हो सके, आसानी हो सके। कितने लोग उसके एरिया में रहते हैं वो पता लगाना आसान हो जाए, टैक्स कितना वसूलना है किससे वो आसान हो जाए। तो हम्पी एक बहुत सुंदर जगह हुआ करता था। आज भी हम्पी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ है, बहुत पुराना पुराना चीज़ है। लेकिन हम्पी में आज आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ आज टूटा फूटा चीज़ भी है, टूटा बिल्डिंग आपको दिख जाएगा, टूटा हुआ किला दिख जाएगा, जिसको देखकर ये आइडिया लगता है, ये समझ में आता है कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा, बिल्कुल फोर्टिफाइड रहा होगा। फोर्टिफाइड का मतलब है कि चारों तरफ से ये शहर दीवार से घिरा हुआ रहा होगा। इस प्रकार का वहाँ पे आज हमको देखने को मिलता है। अगला, नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। सोचो, मतलब किसी प्रकार का मोर्टार मतलब समझते हैं आप क्या होता है? अलकतरा जिसको हम लोग कहते हैं। किसी प्रकार का अलकतरा, सीमेंट, इन प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल उसको बनाने में, वहाँ के चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया था। सोचो, मतलब इतना इम्पोर्टेंट शहर है, इतना अच्छा वहाँ पे बिल्डिंग टेम्पल्स है और उसके चारों तरफ इतना बड़ा बाउंड्री है, इतना शानदार चीज़ वहाँ पे है जिसमें आपको कहीं पे भी मोर्टार और सीमेंट वगैरह का कहीं पे इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता है। मतलब बिना सीमेंट का, बिना मोर्टार का, बिना सरिया का, बिना सीमेंट का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया गया। इसके बावजूद इतना शानदार वहाँ पे दीवार बनाया गया था। एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। फिर सवाल है कि सर उतना बड़ा बड़ा वो लोग दीवार बनाते कैसे थे? इंटरलॉकिंग करके। इंटरलॉकिंग का मतलब हुआ एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ ऐसे फिक्स करो कि वो आपस में क्या हो जाए, इंटरलिंक हो जाए। इंटरलिंक हो जाए मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए, जल्दी वो बाहर नहीं निकल पाए। जैसे आप देखते होंगे जब घर बनता है तो घर जब बनता है तो ईंटें को ना बड़ा अजीब तरीके से अरेंज किया जाता है। अब कभी भी देखना आप एक ईंटा के ऊपर सीधा दूसरा ईंटा नहीं रखते हैं, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके रखते हैं। उससे क्या होता है, वो इंटरलॉक हो जाता है। सुन रही है बात? ताकि बिना उसमें किसी सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल किए ही वो हमारा दीवार तैयार हो जाए। तो कहने का मतलब है कि हम्पी में जो समय पे दीवार वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाए जाते थे, उसमें सीमेंट वगैरह का कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं था, बल्कि पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके, एक दूसरे के साथ अड़का के, लॉक करके, मतलब ऐसे अरेंज करते थे कि वो जल्दी गिरे ना, जल्दी वो बिखरे ना। इस प्रकार से उसको लॉक करके बनाया जाता था। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स। और जो राजा महाराजा का घर हुआ करता था, जो उसके महल होते थे, वहाँ पे तो कलाकारी का कोई जवाब ही नहीं था। मतलब लाजवाब कलाकारी वहाँ पे देखने को मिलता था। क्योंकि भाई राजा है, राजा क्या करते थे, जितने भी एक से एक इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, मतलब जितने भी महान महान कलाकार आदमी हैं, सबको बुलाते थे अपने दरबार में। बोलते थे कि देखो ये हमारा महल है, इसको ऐसे डिजाइन करो कि इसके जैसा दूसरा महल कभी भी बनना नहीं चाहिए। इतना अच्छा अच्छा वो लोग अपने डिजाइन बनवाते थे अपने महलों में। तो वही लिखा हुआ है कि द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स। मतलब उसके बिल्डिंग में एकदम लाजवाब आर्किटेक्ट दिखता था। आर्किटेक्ट मतलब डिजाइन अलग प्रकार का दिखता था। डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विथ निशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। कहने का सिंपल सा मतलब है कि राजा के यहाँ पे डोम बनाना हो, डोम का मतलब जो ऊपर वाला गुंबद होता है ना घर के ऊपर, वो बनाना हो, या फिर दीवार का डिजाइन करना हो, या फिर पिलर का डिजाइन करना हो, किसी भी चीज़ का डिजाइन करना हो, हर प्रकार का डिजाइन के लिए वो अलग अलग आदमी को अपने यहाँ पे हायर करते थे। एक से कलाकार आदमी को बुलाते थे और उसको बोलते थे कि इसका डिजाइन अच्छे तरीके से बनाओ, तो वो बनाते थे। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स। यहाँ तक के राजा साहब अपने यहाँ पे जो बाग बगीचे बनवाते थे, वो बाग बगीचा भी पूरा डिजाइन करके बनवाते थे कि बाग बगीचा ऐसा बनाओ जिससे लगे कि हम एकदम, क्या कह सकते हैं उसको, एकदम सुंदर जंगल में घूम रहे हैं। इस प्रकार से उसको डिजाइन करो। तो राजा साहब के लिए बगीचा, गार्डन, ये सब बहुत शानदार तरीके से बनाया जाता था। हाँ, इसका मतलब बगीचा हो गया, और चर्च का मतलब हो गया बगीचा, और गार्डन का मतलब सिंपल सा छोटा सा बाग बगीचा बोल लो, ठीक ना। ऑर्किड्स का मतलब होता है जहाँ पे बड़े लेवल पे आपको पेड़ दिखते हैं, बगीचा आप मान लो तरीके से। और गार्डन का सिंपल सा मतलब हो गया जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होंगे, वहाँ पे आप टहल सकते हैं, इस प्रकार का। अगला हमारा, मुस्लिम मर्चेंट्स, चैटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्टुगीज
thronged the markets of हम्पी। देखो, मुस्लिम मर्चेंट्स मतलब वो मर्चेंट, वो लोग खरीद बिक्री करने वाले जो मुस्लिम थे। चेटियाज, चेटियाज भी हमारे एक कम्युनिटी का ही नाम है, वो हो गया। फिर से यूरोप के भी लोग, यूरोप में भी, यूरोप के कौन कौन, पोर्टुगीज, ये सब लोग थ्रॉन्ग द मार्केट्स ऑफ हम्पी, मतलब इन लोगों ने भी हम्पी के मार्केट से बहुत ज़्यादा लेन देन किया है। मतलब हम्पी बहुत फेमस जगह हुआ करता था, कोई भी आदमी यहाँ पे आने के लिए चाहता था कि भाई यहाँ पे आए, एक बार घूमे फिरे, देखे, यहाँ के सामानों को खरीदे, दूसरे जगह पे जाके बेचे, तो बड़ा अच्छा मार्केट यहाँ पे लगता था। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवादासीज। देवादासीज का मतलब होता है टेम्पल डांसर। मतलब आपने पुराने कुछ मूवी वगैरह देखे होंगे तो आपको दिखा होगा उस मूवी में कि मंदिर में डांस करने वाले कुछ महिला या फिर पुरुष होते हैं, जिनका मंदिर में क्या होता है, मंदिर में कोई मान लो फंक्शन हो रहा है, मतलब मंदिर में मान लो कोई पूजा पाठ हो रहा है, तो खुशी में लोग डांस करते हैं ना, उसी प्रकार का यहाँ पे भी होता था। तो वही लिखा हुआ है कि टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब मंदिरों में एक से एक प्रकार के चीज़ों को मनाया जाता था। कोई पर्व त्यौहार हो गया उसको धूमधाम से मनाना है, किसी का शादी हो गया उसको धूमधाम से करना है। और टेम्पल में जो डांसर होते थे उसको क्या बोला गया है, देवादासीस बोला गया है। देवादासीस का मतलब होता है वैसे लोग जो कि टेम्पल में क्या करते हैं, खुशी के मौके पे डांस करते हैं। हालांकि उनको कुछ बदले में पेमेंट वगैरह भी मिलता है, तभी वो डांस करते हैं। परफॉर्म बिफोर द डेटी, मतलब कि देवी देवता जो भी मंदिर में है उनके आगे वो लोग डांस करते थे खुशी से। होता है ना, कई बार हम लोग के घर में फंक्शन होता है तो हम लोग खुशी से डांस करते हैं, तो वो लोग डांस भी मंदिर में करते थे खुशी में। तो मंदिर में हर चीज का पूजा पाठ वगैरह होता था इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं था। अगला है हमारा दी महानवमी फेस्टिवल। महानवमी फेस्टिवल मतलब किसका बात हो रहा है बताओ, नवरात्रि का बात हो रहा है। वेरी गुड, दुर्गा पूजा के टाइम पे बनता है। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हम्पी। मतलब दुर्गा पूजा का जब फेस्टिवल आता है तो दुर्गा पूजा के फेस्टिवल में जो 9वां दिन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवरात्रि बोलते हैं। उस समय बोला जाता था महानवमी। तो ये फेस्टिवल भी हम्पी में बहुत जोर शोर से लोग मनाते थे। किस किस देवी के लिए बनाया जाता है ये बताओ, दुर्गा जी के लिए, ठीक ना। तो इस चीज को लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के वहां पे सेलिब्रेट करते थे। हालांकि ये फेस्टिवल आज केवल साउथ में नहीं, मतलब कर्नाटका में नहीं, बल्कि आज हर जगह मनाया जाता है, लेकिन पहले वहां पे इसका क्रेज खूब था। अगला, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट्स एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ्स। अब देखो होता क्या था, हम्पी के जो राजा होते थे ना, हम्पी के राजा अपने यहाँ पे महानवरात्रि का फेस्टिवल मनाते थे एकदम धूमधाम से। उसमें राजा भी पार्टिसिपेट करते थे, सभी लोग आते थे, और राजा दूसरे राजा को भी अपने यहाँ पे आमंत्रण करते थे कि भाई हमारे यहाँ पे फेस्टिवल है नवरात्रि का, आप हमारे यहाँ पे आइए। और जब वो लोग आते थे राजा के यहाँ पे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो लोग खाली हाथ नहीं आते थे, राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे, बहुत भयंकर भयंकर गिफ्ट। किसी का मन किया एक बक्सा सोना दे दिया राजा साहब को, किसी का मन किया राजा साहब को 10 गो हाथी गिफ्ट कर दिया, किसी का मन किया राजा साहब को 100 गो घोड़ा गिफ्ट कर दिया। इस तरीके से वहाँ पे होता था। मतलब राजा, हम्पी के जो राजा थे वो जब अपने यहाँ पे कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, फॉर एग्जाम्पल नवरात्रि, तो वो केवल अपने यहाँ पे नहीं करते थे, बाकी लोगों को भी अपने यहाँ पे बुलाते थे, इन्वाइट करते थे कि आप हमारे यहाँ पे आइए। और जब वो लोग आते थे तो उनके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेके यहाँ पे आते थे। तो वही लिखा हुआ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होगा, एक तरीके से गिफ्ट वो लोग लेके आते थे। हम्पी फेल इनटू ruin फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगरा इन 1565। लेकिन हम्पी धीरे धीरे अपने ब्यूटी को खोने लगा। कब पता है, जब विजयनगर एम्पायर को जीत लिया गया किसी दूसरे राजा के द्वारा, बाय द दक्कानी सुल्तान्स, द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है, देखो कितना अजीब बात है ये। मतलब हम्पी इतना फेमस जगह था, इतना फेमस जगह था, इतना शानदार जगह था कि इसको अलग अलग लोगों ने हमला करके जिसको जितना मन किया उन्होंने उतना हम्पी को लूट लिया। जैसे देखो यहाँ पे, हम्पी फेल इनटू ruin
रुइन का मतलब वो बर्बाद होना स्टार्ट हुआ कब? फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565। विजयनगर एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का हुआ करता था, ध्यान रखना। तो विजयनगर एम्पायर पे जब अलग अलग राजाओं ने रूल करना स्टार्ट किया, उसको अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया, तो हम्पी का भी डिक्लाइन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। मतलब विजयनगर जब किसी दूसरे राजा के हाथ में आ गया, जब विजयनगर ही आ गया, मतलब पूरा साउथ इंडिया उसके हाथ में आ गया, तो हम्पी क्या बच पाएगा? बिल्कुल नहीं बच पाएगा। हम्पी भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, और कर्नाटक कहाँ है हमारा? साउथ इंडिया में है। तो जब हमारा विजयनगर एम्पायर ही नहीं बचा, तो हम्पी कहाँ से बचेगा? तो हम्पी इतना शानदार जगह था कि इसको देखो कितने सारे लोगों ने लूटा है। डेक्कानी सुल्तान द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, मतलब गोलकोंडा के लोगों ने, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदार, इन सभी के लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने हम्पी को खूब लूटा है, और इतना लूटा कि हम्पी पूरी तरीके से बाद में बर्बाद हो गया। और आज भी आप हम्पी को देखने के लिए जाओगे कभी कर्नाटक में, तो हम्पी दिखेगा आपको, लेकिन टूटा फूटा हाल में नजर आएगा। तो ये हम्पी का पूरा कहानी था, समझ में आया सबको? इसी प्रकार का कहानी हमारा है दूसरा, एक सूरत का। सूरत का इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, और सूरत के बाद फिर हम लोग पढ़ लेंगे मसौलीपट्टनम के बारे में, ठीक ना? तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग सूरत के बारे में, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डिस्कस करना है अ गेटवे टू द वेस्ट, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं सूरत के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था हम्पी के बारे में, हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है क्लोजर लोक हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत। तो हम्पी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो मसौलीपट्टनम के बारे में हम लोग को डिस्कस करना था, लेकिन वो नहीं है, लेकिन हम लोग उसको बाद में कर लेंगे, पहले सूरत कर लेते हैं, ठीक है? सूरत डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मसौलीपट्टनम को भी हम लोग देख लेंगे। तो आइए देखते हैं पहले सूरत के बारे में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना क्या टॉपिक है, पहले टॉपिक देखो। टॉपिक है हमारा अ गेटवे टू द वेस्ट, मतलब यदि आपको वर्ल्ड मैप में वेस्ट की ओर जाना है, वेस्ट की ओर जाने का मतलब हुआ इंडिया के वेस्ट में। तो इंडिया के वेस्ट में क्या पड़ता है? इंडिया के वेस्ट में पड़ता है सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ये सब किधर पड़ता है? इंडिया के वेस्ट में पड़ता है ना? यानी कि यदि आपको वर्ल्ड मैप में वेस्ट की ओर जाना है, तो फिर कहाँ से जा सकते हैं आप? सूरत से जा सकते हैं। और ये सूरत गुजरात का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, जो कि समुद्र के बगल में बसा हुआ है, ध्यान रखना। तो गुजरात जो है ना, गुजरात समुद्र के बगल में है, और गुजरात के अंदर भी जो सूरत शहर है वो बिल्कुल समुद्र के बगल में है। तो सूरत में कभी आपको जाने का मौका मिलेगा, कभी बड़े होके आप जाएंगे सूरत में, या फिर आप में से कुछ लोग गए होंगे, तो सूरत में ना खास करके आप उधर जाना जैसा समुद्र वाला इलाका है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सीप लगे हुए होते हैं, और वो सीप में सामान लोड होके अलग अलग कंट्री में जाता है, ठीक ना? तो यानी कि वेस्ट की ओर यदि आप जाना चाहते हैं वर्ल्ड मैप में, तो सबसे अच्छा जगह कहाँ से जा सकते हैं आप? गुजरात के सूरत शहर से जा सकते हैं, क्योंकि सूरत जो है वो समुद्र के बगल में बसा हुआ है, और इस शहर में बहुत बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं, है ना? हमारे इंडिया से बहुत सारे सामान है जो कि सूरत में सीप के ऊपर लोड होता है, और वो अलग अलग कंट्री में जाता है। तो इसी सूरत शहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, पहला पॉइंट है सूरत के बारे में लिखा हुआ कि सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मतलब जब मुगल हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, मुगल मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना, ये सब जब हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, तो ये सब बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे दूसरे दुनिया से, मतलब दूसरे कंट्री से। कहाँ से होते हुए करते थे? सूरत से होते हुए करते थे। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये कहा जा रहा है कि हमारे इंडिया में जब मुगल रूल करते थे, तो मुगल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे, बहुत ज़्यादा सामानों का लेन देन करते थे दूसरे कंट्री से, वो भी किस पोर्ट से होते हुए? सूरत पोर्ट से होते हुए। तो सूरत बहुत फेमस था उस समय से ही, और आज भी बहुत फेमस है। आगे, सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ऑरमाज। ये बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आपको इंडिया के वेस्ट की ओर ट्रेड करना हो, यानी कि यदि आपको इंडिया के वेस्ट की ओर जाना हो, तो आप सूरत से जा सकते हैं, ठीक ना? यानी कि वेस्ट एशिया में आपको जाना हो, या फिर आपको गल्फ ऑफ ऑरमाज के थ्रू आप जा सकते हैं। ये आपको नहीं समझ में आ रहा था, सिंपल सा आप ये समझो कि यदि आपको इंडिया के वेस्ट में जाना है, तो फिर आप सूरत से
जा सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। अगला, सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेटवे टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम्स सेट सेल फ्रॉम हियर। मक्का कहाँ पड़ता है? मक्का हमारा सऊदी अरब में है, ठीक ना। और मक्का एक बहुत फेमस मुस्लिम धर्म के लोगों का जगह है। जैसे आप हिंदू धर्म में यदि बात करोगे तो हिंदू धर्म में हमारे लिए केदारनाथ है, बद्रीनाथ है ना। फिर से आपके लिए और क्या है, वैष्णो देवी है। बहुत हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जा सकते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम रिलीजन में जो उनका बहुत पवित्र जगह माना जाता है वो कहाँ पे है? मक्का में है, ठीक ना। तो यदि आपको मक्का भी जाना हो तो आप, वो मक्का किधर पड़ता है? सऊदी अरबिया में। और सऊदी अरबिया है किधर? इंडिया के वेस्ट में है। तो यदि आपको मक्का भी जाना हो तो आप इंडिया के सूरत में आप जहाज़ पे बैठो और बाय वाटर आप सीधे सऊदी अरबिया पहुंच जाओ। तो यहाँ हमारे इंडिया से, और इंडिया में भी खास करके सूरत से हर साल बहुत सारे सीप ऐसे निकलते हैं जिसमें लोग बढ़ते हैं और वो अपने मक्का में जाके अपने गॉड को लेकर वो लोग पूजा पाठ अपना करते हैं, ठीक ना। तो मुस्लिम रिलीजन का, मुस्लिम धर्म के लोगों का जो बहुत फेमस जगह है, बहुत उनका जो पवित्र जगह है वो मक्का है। तो वो लोग पूजा पाठ करने के लिए वहाँ जाते हैं सूरत से होते हुए। तो बहुत फेमस जगह हुआ कि नहीं हुआ सूरत, बताओ। यहाँ से ट्रेडिंग भी हो रहा है, बड़े बड़े शिप भी निकल रहे हैं और लोग यहाँ से मक्का अपने गॉड को पूजा पाठ करने के लिए भी जा रहे हैं, ठीक ना। आगे अगला, द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड देयर। सूरत एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, हर धर्म के लोग आपको सूरत में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे लोग रहते हैं। अगला, इन द 17th सेंचुरी द पोर्टुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस एट सूरत। सोचो, मतलब 17th सेंचुरी में हमारे इंडिया के अंदर बहुत दुनिया के अलग अलग कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आते थे सामानों को खरीदने के लिए और अपने कंट्री में जाके वो लोग सामानों को बेचते थे। देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, पोर्टुगीज, डच और इंग्लिश लोग, ये सारे के सारे लोग इंडिया में आते थे, इंडिया के अंदर सस्ते में सामानों को खरीदते थे और जाके अपने देश में बेचते थे। और इन सभी लोगों ने सूरत में अपना क्या बना रखा था पता है? फैक्ट्री भी बना रखा था। मतलब ये लोग सूरत में अपना अलग अलग फैक्ट्री भी बना रखा था ताकि यहीं से सामान को खरीदेंगे सस्ते दाम में, मतलब इंडिया से ही सस्ते दाम में सामान को खरीदेंगे और यहीं पे बनाएंगे और यहीं पे ही हम इसको बेच भी देंगे। और सबसे बड़ी बात, सूरत में इन लोगों ने अपना वेयर हाउस भी बनाया था, मतलब गोडाउन भी बनाया था। एक्चुअली में होता क्या था ना, आप वो समझो, डच, पोर्टुगीज और इंग्लिश लोग, ये सारे के सारे लोग इंडिया में सामानों को खरीदते थे सस्ते दाम में, और सूरत में इन लोगों ने अपना फैक्ट्री बना रखा था। तो अपने ही फैक्ट्री में लोग सामानों को बना भी लेते थे और इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी जाके उसको बेच भी देते थे। और इन लोगों ने अपना सूरत में वेयर हाउस भी बनाया था, गोडाउन भी बनाया था कि भाई यदि सामान ज़्यादा हो जाए तो उसको एक्सटोर करने के लिए जगह होना चाहिए ना, तो उन्होंने वेयर हाउस भी बनाया था। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट शहर था सूरत कि यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग आके फैक्ट्री लगा दे रहे हैं, गोडाउन बना दे रहे हैं ताकि हम उस चीज़ों को वहाँ पर बना के वहीं पे बेच सके, ठीक ना। ये चीज़ था। अगला, देयर वेर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स। सूरत में बहुत होलसेल वाले भी दुकान थे और बहुत रिटेल दुकान भी थे, छोटे मोटे दुकान। होलसेल का मतलब हो गया जो अपना सामान बहुत बड़े लेवल पे बेचता है, खरीदता है, उसको हम लोग कहते हैं होलसेल। और रिटेल का मतलब छोटे मोटे दुकानदार। तो सूरत में बड़े बड़े भी दुकानदार थे और छोटे छोटे भी दुकानदार थे जो अपने सामानों को खरीद बिक्री करते रहते थे, ठीक है। अगला, और सूरत में बेसिकली उस समय पे ज़्यादातर टेक्सटाइल का सब चीज़ होता था, मतलब टेक्सटाइल का बिजनेस उस समय पे ज़्यादा चलता था। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का। हालांकि आज आप सूरत में जाओ तो सूरत में आज हर चीज़ का फैक्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिस टाइम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइम पे सूरत किस चीज़ के लिए जाना जाता था? कपड़ों के लिए, मसालों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सूरत जाना जाता था। और सूरत में एक जगह है, बहुत फेमस जगह है, मतलब सूरत नहीं, गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद, नाम सुना होगा आपने। अहमदाबाद कपड़ों के लिए बड़ा फेमस जगह है, वहाँ पे कपड़ा खूब बनता है, ठीक ना। और बन के
ऑल ओवर इंडिया में तो बिकता ही है, इंडिया के बाहर भी जाता है वहां का कपड़ा। ठीक है, अगला, द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वेयर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर। सूरत में जो कपड़े बनते थे वो कपड़ा पूरी दुनिया में फेमस था। क्यों फेमस था पता है? क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े बनते हैं ना, उसका जो बॉर्डर होता है कपड़ा का बॉर्डर, वो बिल्कुल गोल्ड लेस से होता था। गोल्ड लेस का मतलब सही में सोना नहीं, लेकिन जो बॉर्डर होता था कपड़े का वो बिल्कुल सोने के जैसा उसको चमकदार बनाया जाता था। उससे देखने में कपड़े का क्वालिटी बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है ना? कहने का मतलब सिंपल सा है कि सूरत में जो कपड़ा बनता था, कपड़े का जो बॉर्डर होता है, लास्ट वाला जो किनारा होता है, वहां पे वो लोग गोल्ड जैसा कुछ डिजाइन, मतलब गोल्ड के रंग का, येलो कलर का डिजाइन वो लोग बनाते थे, और उस डिजाइन से कपड़ा बड़ा अच्छा दिखता था। तो इसीलिए सूरत का कपड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस था। ठीक है, अगला, द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेस टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। सोचो, इस सिटी में यानी कि सूरत में कई सारे रेस्ट हाउस भी बनाए गए थे। सोचो, रेस्ट हाउस क्यों बनाए गए थे? ताकि अलग अलग कंट्री के लोग जब जहाज में 1 महीना 2 महीना ट्रैवल करके इंडिया में आएगा तो वो थक जाएगा, आके उसको यहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए ना कहीं पे, तो रेस्ट हाउस भी बनाए हुए थे कई सारे लोग। मतलब कई सारे लोगों का बिजनेस चलता था रेस्ट हाउस बना के। जैसे आप किसी जगह पे आप घूमने जाओगे ना, किसी जगह पे आप घूमने जाओगे तो वहाँ पे आपको होटल खूब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप उत्तराखंड में केदारनाथ जाओ, वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको होटल खूब दिखेगा। क्यों होटल दिखता है? क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि ये टूरिस्ट जगह है, यहाँ पे लोग अलग अलग जगह से घूमने के लिए आएंगे और उसको रहने के लिए क्या चाहिए? रूम चाहिए। तो उसको रूम बना के वहाँ पे लोग देते हैं लोगों को रहने के लिए, उसका पैसा लेते हैं लेकिन रूम वहाँ पे देते हैं। उसी तरीके से सूरत में कई सारे छोटे छोटे लोग और बड़े बड़े लोगों ने भी अपने रेस्ट हाउस बना के रखे थे। पता है क्यों बनाए थे? ताकि देश दुनिया से जो लोग सूरत में आएगा, पहले अपने जहाज से जो उतरेगा, उसको रहने के लिए घर मिल जाए, उसको रहने के लिए आराम करने के लिए जगह मिल जाए। तो उससे वो लोग वहाँ पे रुकते थे और उनका बिजनेस भी अच्छा खासा वहाँ से चलता था। तो कई सारे लोगों ने वहाँ पे अपना रेस्ट हाउस भी बना रखा था। देयर वेर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इनन्यूमरल प्लेजर पार्क्स। मतलब सूरत में एक से एक शानदार से शानदार बिल्डिंग देखने को मिलता था उस समय पे, और अनेकों पार्क भी देखने को मिलते थे। मतलब यदि कोई सी आदमी को घूमने फिरने का मन किया तो वो लोग पार्क में जाके घूम फिर भी लेते थे, टहल भी लेते थे। तो कहने का मतलब देख रहे हो, अब सूरत हर चीज से क्या था? हर चीज से फला फुला था, कोई चीज का वहां पे कमी नहीं था। आगे, दी काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मनी चेंजर्स, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत। ये कौन लोग थे बेसिकली पता है? ये लोग बेसिकली वैसे लोग थे जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता था, और ये लोग पैसे का लेन देन करते थे। मतलब सूद पे किसी को पैसा दे देना और बदले में उसे इंटरेस्ट लेना, है ना। ये लोग एक तरीके से बैंकर के तरह काम करते थे, बैंक के तरह, कि भैया किसी को पैसा की जरूरत है तो इनके पास आओ, ये आपको पैसा दे देगा, लेकिन बदले में क्या लेगा? आपसे इंटरेस्ट लेगा, सूद का पैसा लेगा। ठीक ना। तो ये लोग भी जैसे काठियावाड़ सेठ हो गए, जिसको महाजन भी कहा जाता था, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मनी चेंजर। मनी चेंजर का मतलब हो गया जिनके पास पैसा बहुत है, और ये लोग क्या करते हैं? गरीबों को पैसा देते हैं फ्री में, क्या नहीं, उनसे बदले में क्या लेगा? उनसे इंटरेस्ट लेगा, सूद का पैसा लेगा। ये लोग भी अपना बिजनेस चलाते थे। ठीक ना। जैसे मान लो बोला कि हम तुमको 100 रुपया दे तो देंगे, लेकिन जब तुम लौटाने आओगे तुमसे हम 100 रुपया नहीं लेंगे बल्कि 110 रुपया लेंगे। तो वो जो 10 रुपया है वो क्या हो गया? इनका इंटरेस्ट हो गया, इनका प्रॉफिट हो गया। ठीक ना। वो ऐसा वहां पे चलता था। सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। लेकिन बाद में, अच्छा क्या इतना शानदार सूरत शहर था हमारा, क्या हमेशा से इतना ही अच्छा रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। 17th सेंचुरी के बाद से 17th सेंचुरी के अंत होते होते तक ये शहर धीरे धीरे क्या होने लगा? बर्बाद होने लगा। यहाँ पे लोगों का उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा। ठीक ना, इस तरीके से। लेकिन हाँ, आज आप सूरत को यदि देखोगे, सूरत को देखकर आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये शहर बहुत ख़राब हो चुका है। आज अच्छा शहर है। हाँ, बस सूरत में एक चीज़ का प्रॉब्लम क्या है, तो वहाँ पे फैक्ट्री बहुत है, तो वहाँ पे शोर शराबा खूब होता रहता है। ठीक ना। मतलब सूरत एक अच्छा जगह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समुद्र के बगल में है तो वहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है, समुद्र आप बगल से देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक समस्या बस क्या है कि सूरत में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे बस एक चीज़ का समस्या क्या है, थोड़ा पोल्यूशन है, और वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा होता रहता है। चूँकि फैक्ट्री वाला शहर है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक ना। खैर, लेकिन जगह बड़ा अच्छा है। आगे क्या देखो, अच्छा क्यों ऐसा हुआ?
सूरत जो शहर इतना अच्छा हुआ करता था वो क्यों धीरे धीरे हमारा बर्बाद होने लगा, उसके पीछे कारण है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे कारणों की वजह से सूरत जो है वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। क्या है देखो, द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। देखो मुगल एम्पायर मतलब जब मुगल हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे तो वो सूरत से सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे। ध्यान से सुनना, सूरत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता था अपने व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए? मुगल लोग करते थे। मुगल राजा अकबर, हुमायूं, बाबर, ये सब लोग अपने ट्रेडिंग के लिए सूरत का इस्तेमाल बहुत करते थे। लेकिन जब ये लोग इंडिया में अब रहा ही नहीं, जब इन लोगों का ही पावर खत्म हो गया इंडिया में, तो क्या उस सूरत का उतना ज़्यादा अब इस्तेमाल होगा? सूरत का जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, क्या उस पर उतना चहल पहल दिखने को मिलेगा आपको? नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग तो यही लोग करते थे, मुगल लोग करते थे। लेकिन अब वो रहे नहीं, सारे मारे जा चुके हैं इंडिया में, तो अब वहाँ पे कौन इतना ज़्यादा चहल पहल करेगा? तो वहाँ पे चहल पहल बंद हो गया, ट्रेडिंग वगैरह बंद हो गया मुगल्स का, तो पोर्ट हमारा धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया। सूरत जो शहर पहले एकदम चलता फिरता शहर था वो धीरे धीरे शांत हो गया। ठीक ना, आगे क्या है? कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्टुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668। अब क्या हुआ, मुगल का पावर खत्म हुआ, तो अब पावर में कौन आ गया हमारे इंडिया में? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज हमारे इंडिया में पावर में आ गए। अब उन्होंने सूरत को अपने कंट्रोल में ले लिया, और जब उन्होंने यानी कि अंग्रेजों ने जब इंडिया के अंदर जो सूरत है उसको जब अपने कब्जे में लिया अंग्रेजों ने, तो उसको अंग्रेजों ने केवल और केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अंधाधुन तरीके से सूरत पोर्ट का इस्तेमाल किया केवल अपने प्रॉफिट के लिए, इंडिया के लोगों के प्रॉफिट के लिए कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। समझ रहे बात को? मतलब जब मुगल थे तो सूरत को हमेशा साफ सुथरा बना के रखते थे, पोर्ट का हमेशा ख्याल रखते थे, उसका देख रेख करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जब अपने कब्जे में लिया उसको, तो केवल वो अपना फायदा देख रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा वो लोग नहीं करते थे अंग्रेज लोग। तो पोर्ट का खूबसूरती क्या होता चला गया? खराब होता चला गया। शहर जो इतना अच्छा हुआ करता था वो धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया। और सबसे बड़ी बात, अब कंपटीशन भी तो बढ़ गया। इंडिया में लोग कौन कौन आ रहे हैं सामान बेचने के लिए? पोर्टुगीज आ रहा है, डच आ रहा है, फ्रेंच आ रहा है, ये सब लोग अपने सामानों को इंडिया में बेचने के लिए आ रहे हैं, और वो भी अलग अलग रास्ते से अब आ रहे हैं, केवल सूरत से ही नहीं। अब उन लोगों ने आने का इंडिया में रास्ता अलग अलग ढूंढ लिया है। तो बताओ, जो पोर्ट, जो शहर पहले इतना चलता फिरता हुआ करता था, क्या अब वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही सब कारण है जिसके वजह से सूरत जो है धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया। लेकिन आज सूरत काफ़ी अच्छी स्थिति में है, दोबारा हम लोगों ने इसको रिवाइव भी किया है, आज बड़ा अच्छा जगह है हमारा। तो इस तरीके से हमने सूरत के बारे में भी डिस्कस कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? समझ में आया सब कुछ? तो अगला हमारा है मसौलीपट्टनम। तो मसौलीपट्टनम को हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जिस सिटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मसौलीपट्टनम। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। टॉपिक का नाम है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं मसौलीपट्टनम के बारे में। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। द टाउन ऑफ मसौलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, इसको दो नामों से जाना जाता है, ध्यान रखना। मसौलीपट्टनम या फिर आप इसको मछलीपट्टनम भी बोल सकते हैं। और जैसा कि इसके नाम में है मछली, इसका मतलब है कि इस शहर में ज़्यादातर क्या होता होगा? फिश बिकता होगा, मछली का पालन होता होगा। बस बिल्कुल सही बात है। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि लिटरली फिश पोर्ट टाउन, मतलब इस शहर में ज़्यादातर आपको मछली का बिजनेस देखने को मिलेगा। ठीक है। ले ऑन दी डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर, मतलब इसी नदी के बगल में ये शहर है हमारा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो मसौलीपट्टनम है इसको हम लोग मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। क्यों इस शहर का नाम मछलीपट्टनम पड़ा है पता है? क्योंकि इस शहर में मछली खूब होता है। ठीक है, और ये शहर जो है वो किसके बगल में है? कृष्णा नदी के बगल में है। अच्छा, ये मसौलीपट्टनम है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको। तो मसौलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और मसौलीपट्टनम का नाम दूसरा क्या है? मछलीपट्टनम है। इसका नाम मछलीपट्टनम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे मछली सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़े अगला। और यह है हमारा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में।
both the Dutch and English East India companies attempted to control Masulipatam because became the most important port on the आंध्र coast। मतलब आंध्र प्रदेश भी हमारा समुद्र के बगल में है और आंध्र प्रदेश में छोटे छोटे पोर्ट कई सारे हैं, मतलब छोटे छोटे बंदरगाह कई सारे हैं जहाँ पे बड़े बड़े शिप आके लगते हैं। लेकिन उन सारे बंदरगाह में, सारे पोर्ट में जो एक सबसे फेमस पोर्ट है हमारा, वो कौन सा है? मसूलीपट्टनम का है। तो मतलब आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम जो है इतना फेमस पोर्ट है, इतना फेमस बंदरगाह है, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं। और इस बंदरगाह को डच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कब्जा करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि दोनों का मानना था यदि इस पोर्ट पे हमारा कब्जा हो गया तो हमारा जहाज यहाँ पे आराम से आके लगेगा और हम अपना ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं, कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मसूलीपट्टनम बहुत फेमस जगह है आंध्र प्रदेश का, समुद्र के बगल में पड़ता है और उसके बगल में हमारा कृष्णा नदी भी है, तो मछली का कोई कमी नहीं है। नदी में मछली है, ऊपर समुद्र में भी मछली है और इतना फेमस पोर्ट है कि यहाँ पे बड़े बड़े जहाज लगते हैं और देश दुनिया में यहाँ से सामान जाता है और देश दुनिया का सामान यहाँ पे आता भी है। ठीक है। अगला, द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय द डच। मसूलीपट्टनम में कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जाना। मसूलीपट्टनम में आपको कुछ कुछ किला देखने को मिलेगा, फोर्ट देखने को मिलेगा, किला। और ये ज़्यादातर जो किला है वो कौन बनाए हैं? वहाँ पे डच लोग बनाए हैं। मतलब डच लोग जब हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, जब वो लोग रूल कर रहे थे तो उन्होंने मसूलीपट्टनम में कुछ कुछ किला वगैरह, महल वगैरह बनाए थे। तो वो महल आपको वहाँ पे आज भी टूटे फूटे हालत में देखने को मिल जाता है। अगला, द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा। कुतुब शाही जो है वो रूलर है, राजा का नाम है। कहाँ का राजा था ये? गोलकोंडा का था, ध्यान रखना। यानी कि गोलकोंडा का राजा कौन? कुतुब शाही। इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड। गोलकोंडा का राजा था हमारा कुतुब शाही। इन्होंने क्या कर रखा था? अपना एक अलग ही नियम लगा रखा था कि हमारे अलावा, देखो मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है? मोनोपोलीज का मतलब होता है कि हमारे अलावा कोई दूसरा आदमी यहाँ पे बिजनेस नहीं करेगा। सब चीज़ का बिजनेस हम ही करेंगे। यानी कि टेक्सटाइल यानी कि कपड़े का भी बिजनेस, स्पाइसेस यानी कि मसाला का, और भी कोई चीज़ है तो उसका खरीद बिक्री केवल और केवल कौन करेगा? राजा ही करेंगे। कौन? कुतुब शाही करेंगे। कहाँ का राजा था वो? गोलकोंडा का राजा था। समझ में आया बात? तो ये राजा, देखो ये राजा इतना ज़्यादा वहाँ पे लोगों को रोक क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये शहर बड़ा अच्छा शहर था, बड़े बड़े जगह के लोग यहाँ पे आते थे। तो इनको, यहाँ के राजा को लगा कि यदि इस जगह पे हम और बाकी सबको भी बिजनेस करने का परमिशन दे देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस राजा ने क्या किया? अपना मनमानी लगा दिया वहाँ पे। मतलब हमारे अलावा कोई यहाँ पे कोई दूसरा ट्रेड आदमी नहीं करेगा। कंपटीशन अमॉन्ग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स लाइक द गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु, कोमाती, चेट्टीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, ये सब बेसिकली अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप हैं। मतलब ये ग्रुप में आते थे यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए। जैसे गोलकोंडा के नोबल्स, गोलकोंडा नोबल से मतलब गोलकोंडा के जो राजा के परिवार हैं वो लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे। पर्शियन यानी कि पर्शिया के लोग, तेलुगु यानी कि तमिलनाडु के लोग, फिर से और यूरोप के भी लोग, ये सारे लोग यहाँ पे पहले क्या करते थे? ट्रेडिंग वगैरह करते थे। लेकिन बाद में राजा ने क्या कर दिया? सभी को हटा दिया, बोला कोई यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करेगा, हम अकेला करेंगे। लेकिन इन सभी लोगों के वजह से ही ये शहर इतना ज़्यादा क्या हो पाया था? पॉपुलस और प्रॉस्पेरस हो पाया था। जरा एक बात बताओ, राजा साहब ही केवल अकेला इस जगह पे रूल करेगा, अकेला केवल वही बिजनेस करेगा, तो क्या ये शहर कभी भी इतना अच्छा हो पाएगा? उतना सुंदर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अलग अलग लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आएंगे, अलग अलग लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आएगा, सामानों को खरीदेगा, बेचेगा, तो यहाँ पे चहल पहल शहर में ज़्यादा देखने को मिलेगा और सुंदर भी देखने को लगेगा शहर। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप यानी कि अलग अलग लोग यहाँ पे ग्रुप में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे गोलकोंडा के राजा के परिवार हो गए, फिर से पर्शिया के लोग हो गए, तमिलनाडु के लोग हो गए, यूरोप के लोग हो गए, ये सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आते थे। और इन सभी के वजह से ही ये शहर इतना ज़्यादा पॉपुलर और प्रॉस्पेरस का मतलब हो गया हर चीज़ से भरा था ये शहर, तभी हो पाया था।
इन 1686 एंड 1687 मुगल एम्पायर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। 1686 और 1687 के बीच में यहां गोलकोंडा को जीत लिया था। किसने? औरंगजेब ने जीत लिया था। और गोलकोंडा को जीतने का मतलब है कि गोलकोंडा के राजा को हराना और अपना पावर वहां पे चला देना, स्टैब्लिश कर देना। तो जरा आप इमेजिन करो, अब मसौलीपट्टनम पे अभी पूरा अधिकार किसका है? गोलकोंडा के राजा का अधिकार है। लेकिन अब गोलकोंडा के ऊपर औरंगजेब ने हमला किया और गोलकोंडा को अपने कब्जे में ले लिया। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मसौलीपट्टनम अब किसके कब्जे में होने वाला है? औरंगजेब के कब्जे में होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास, मसौलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। तो कुछ समय तक औरंगजेब ने मसौलीपट्टनम को यूज किया, लेकिन जब हमारे इंडिया में मुगल पावर भी खत्म हो गया, औरंगजेब भी जब उसका डेथ हो गया, तो मसौलीपट्टनम के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देने लगा। और उसके बाद मुगल के खत्म होने के बाद इंडिया में किसका एंट्री हुआ था? हमने बताया आपको बार बार, मुगल का रूल जब हमारे इंडिया में खत्म हुआ तो एंट्री कौन मारा था यहाँ पे रूल करने के लिए? अंग्रेज। और अंग्रेज भी अब मसौलीपट्टनम के ऊपर उतना ध्यान नहीं देने लगा। क्यों नहीं देने लगा? क्योंकि इनका ध्यान अब कहाँ चला गया? बॉम्बे पे, कलकत्ता पे, मद्रास पे चला गया। तो क्या मसौलीपट्टनम को ये लोग कभी उतना ध्यान में रखेंगे अब? तो इस तरीके से मसौलीपट्टनम का भी जो ब्यूटी था, मसौलीपट्टनम पे भी जो इतना चहल पहल पहले होता था, गोलकोंडा के राजा जब रूल करते थे उस समय पे, वो सब फिर हमारा क्या हो गया? सब खत्म हो गया। मसौलीपट्टनम का जो ब्यूटी है वो सब आज क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन आज आप जाओगे घूमने के लिए मसौलीपट्टनम में, तो ये शहर बड़ा अच्छा शहर आपको आज दिखता है, क्योंकि आज का टाइम कुछ और है, उस टाइम पे कुछ और था हमारा। ठीक ना? तो इस तरीके से मसौलीपट्टनम उस टाइम पे अपना ब्यूटी, अपना पॉपुलैरिटी सब खो दिया। कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ मसौलीपट्टनम का जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो कैसे खत्म हुआ, तो आप क्या बताओगे? सिंपल सा बताना कि जब गोलकोंडा के ऊपर औरंगजेब ने हमला करके अपने कब्जे में लिया, तो मसौलीपट्टनम पे कुछ दिन तक औरंगजेब का कब्जा रहा। लेकिन जब वो भी डेथ कर गया, यानी कि जब औरंगजेब भी मर गया, तो मुगल पावर से भी खत्म हो गया हमारा। तो अंग्रेजों ने कुछ दिन तक उसमें रूल किया, लेकिन अंग्रेजों को भी उतना ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं आया। तो वो कहाँ मूव कर गए अंग्रेज? बॉम्बे चले गए, कोलकाता चले गए, मद्रास चले गए। और बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, ये सब का सब अंग्रेजों के लिए फेवरेट जगह हो गया। तो उन्होंने मसौलीपट्टनम को फिर छोड़ दिया। इस तरीके से मसौलीपट्टनम का पॉपुलैरिटी, चहल पहल सब खत्म हो गया। ठीक ना? तो इस तरीके से हमारा मसौलीपट्टनम का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए, तब तक थैंक यू वेरी मच। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, मतलब कि नए नए शहरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नए नए ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो उस समय पे नए शहर बन रहे होंगे, नए ट्रेडर्स उभर के आ रहे होंगे, जो बड़े लेवल पे बिजनेस वगैरह कर रहे होंगे। तो इन प्रकार के शहर और इन प्रकार के व्यक्तियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है, इन द 16th and 17th centuries यूरोपियन कंट्रीज वेयर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स which had become popular both in Europe and Western Asia। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कहा गया है। कहा गया इन दी 16th and 17th centuries, 16th और 17th सेंचुरी का लगभग ये बात कर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज वेयर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, मतलब यूरोपियन कंट्रीज का मतलब ब्रिटिशर्स का बात हो रहा है यहाँ पे। उन लोगों ने स्टार्ट किया खोजना अलग अलग जगह को कि भैया हमको कहाँ से सस्ते में मसाला और कपड़ा मिल सकता है। विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया, मतलब कहने का हुआ कि यूरोप के लोग, थोड़ा बहुत वेस्ट एशिया के लोग। वेस्ट एशिया का मतलब लगभग हो गया आपका यूरोप ही कह रहा है वो, ठीक ना? क्योंकि एशिया के वेस्ट में हमारा क्या पड़ता है? एशिया के वेस्ट में ही लगभग हमारा यूरोप पड़ता है। तो ये इन लोगों को 16th-17th सेंचुरी में अलग अलग जगह को खोजना था, जिस जगह से इनको सस्ते में मसाले और कपड़े मिल सके, ताकि ये वहां से सस्ते में खरीद के दूसरी जगह पे जाके महंगे दाम में बेच सके। ठीक ना? तो ये इन लोगों का सर्चिंग स्टार्ट हुआ। आगे, इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक
मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा हु ओन अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स। हमारे इंडिया के अंदर दो बहुत बड़े ट्रेडर, दो बहुत बड़े व्यक्ति, पहला था हमारा मुल्ला अब्दुल गफूर, ठीक, ये पहले व्यक्ति थे, और दूसरा था विरजी वोरा। इन दोनों व्यक्तियों के पास इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पे सीप था, और ऑब्वियस बात है इसके पास सीप है तो ये अपने सीप का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते होंगे? ट्रेडिंग के लिए ही करते होंगे, यहाँ से सामानों को खरीदना, बाहर में जाके बेचना, इन प्रकार के चीज़ों को ये करते थे। द यूरोपियन कंपनीज यूज्ड देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स्ड ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट। अब देखो, चूंकि इंडिया में इनके पास सीप बहुत ज़्यादा था, तो इंडिया में ज़्यादातर ट्रेडिंग कौन करता होगा? इसी के सीप से होता होगा। लेकिन अंग्रेजों को दिखा कि यार हमारे रहते हुए ये इतना ज़्यादा कैसे कर सकता है ये सब चीज़, तो अंग्रेजों ने एक के बाद एक इनके शिप्स के ऊपर हमला करना, इसके शिप्स को अपने कब्जे में करना, और उन सारे जगह को अपने कब्जे में कर लेना जिस जगह पे पहले इन लोगों का अधिकार हुआ करता था। अंग्रेजों ने ऐसा ही किया हमारे इंडिया में, लगभग हर जगह पर इन्होंने वही किया। हमारे ज़मीन को धीरे धीरे वो लोग हड़पते चले गए और हम लोग चुपचाप देखते चले गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो दो नाम आपने यहाँ पे सुना, मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा, इनके पास इंडिया में बहुत सीप था, और इंडिया में उस समय पे इन्हीं दो लोगों के सीप से ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह होता था। अंग्रेजों ने देखा तो लगा कि यार ज़्यादा कमाई तो ये लोग कर रहे हैं, सीप से इधर उधर लेके जाना सामान, तो पैसा तो ये लोग कमा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इनके सीप्स को कब्जा करना, उसके जगह को हथिया लेना, अंग्रेजों ने ये सब चीज़ करना स्टार्ट किया, और अंग्रेजों ने बोला कि अब तुम हमारे लिए एजेंट के तौर पे काम करोगे। सोचो, मतलब जो आदमी इतना अमीर आदमी है इंडिया का, मुल्ला अब्दुल गफूर और विरजी वोरा, इन दोनों को क्या बोलने लगे अंग्रेज कि तुम लोग अब हमारे लिए काम करोगे। सोचो, तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक झटका था तरीके से। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन दिस सब कॉन्टिनेंट। और आखिरकार वही हुआ, इन सभी को अंग्रेजों ने डरा के धमका के सबको बिजनेस से बाहर निकाल दिया अंग्रेजों ने, और अंग्रेज खुद क्या हो गए वहाँ पे? पावरफुल हो गए। मतलब अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इन सभी के शिप्स पे कब्जा जमा लिया, और अंग्रेज ये आज से नहीं शुरू से करते आ रहे थे, इनका वही हरकत ही रहता है, दूसरे के चीज़ों पे हमला करो, कब्जा कर लो, अपना बना लो, है ना। तो जहाँ ये लोग पहले अपना इतना बड़ा लेवल पे बिजनेस करते थे अपने शिप से, अब ये लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इनका जगह अब ले कौन लिया है? अंग्रेजों ने ले लिया है, ठीक ना। तो अंग्रेज एक तरीके से हमारे इंडिया में क्या बन गया? बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स lead to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more people taking them up. अब पूरी दुनिया में पॉपुलेशन धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा था, लोगों को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का शौक भी जग रहा था, तो उन सभी लोगों ने, मतलब जो बिजनेसमैन थे खास करके, उन लोगों ने बिजनेस अपना थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब ऑब्वियस बात है, यदि कपड़े का डिमांड बढ़ेगा तो बताओ क्या स्पिनिंग नहीं बढ़ेगा? स्पिनिंग मतलब कपड़े का धागा बनाना, पहले धागा बना के वीविंग का मतलब हो गया कपड़ा का बुनाई करना, उसके बाद ब्लीचिंग का मतलब हो गया उसको साफ करना, उसके बाद डाइंग का मतलब हो गया उस पर रंग चढ़ाना। कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि जैसे जैसे कपड़ों का डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने लगा, जैसे जैसे कपड़ों का डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने लगा, वैसे वैसे कपड़े बनाने का जो बिजनेस है वो भी बढ़ता चला गया। चाहे धागा बनाना हो, कपड़ा बुनना हो, कपड़ा धोना हो, उस पर रंग चढ़ाना हो, किसी प्रकार का काम हो, बहुत बड़े लेवल पे काम स्टार्ट होने लगा। और इन सब का जो हब था वो एक इंडिया भी था हमारा। इंडिया में बहुत होता था ये सब चीज़ काम। पहले कपड़े एकदम जहाज में भर भर के कपड़े विदेश जाते थे, यूरोप जाते थे। आगे, बट द क्राफ्ट पर्सन्स वेयर नो मोर इंडिपेंडेंट। लेकिन बिजनेस बढ़ तो रहा था, लेकिन जो क्राफ्ट पर्सन थे, मतलब जो बनाते थे कपड़ों वगैरह को, क्या वो अपना बिजनेस अपने मन से कर पा रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। इनके ऊपर अब कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था? अंग्रेजों का कंट्रोल था। अंग्रेज बोलते थे कि तुमको हमारे लिए ही काम करना है, दूसरे लिए करोगे तो फिर तुमको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा होता था इंडिया में कि बहुत सारे लोगों को अंग्रेज सीधा बोल देते थे कि तुम यदि हमारे लिए काम नहीं किए तो तुम्हारा घर जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बेचारे डर के मारे अंग्रेजों के लिए कपड़ा बनाते थे सस्ते में,
और सस्ते में बना के कपड़ा उनको बेच देते थे। तो इस तरीके से हमारा काम चलता था। मतलब बिजनेस तो बहुत बढ़ा, लेकिन केवल फ़ायदा किसको हुआ? अंग्रेज़ों को हुआ। इंडिया में जो लोग कपड़ा बना रहे थे उनको फ़ायदा कहाँ हुआ, है ना? जो जितना उनको फ़ायदा मिलना चाहिए था उनको उतना फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, आगे नेक्स्ट, they now began to work on a system of advances which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agent। अब वो लोग काम कैसे करने लगे? मतलब सोचो, जो आदमी पहले एकदम आज़ाद होकर अपना काम करते थे, कपड़ा बनाते थे, मार्केट में जाके बेचते थे, अब वो आदमी अंग्रेज के अंदर में काम कर रहा है। और काम कैसे कर रहा है पता है? अंग्रेज पहले ही आ रहा है, सारा सामान वगैरह सब कुछ उस आदमी को दे दे रहा है, बोल दे रहा है कि ये लो सामान, ये सब कुछ लो, हम 10 दिन में आएंगे और 10 दिन में सारा काम हो जाना चाहिए। और कुछ पैसा भी मिलता था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा मिलता होगा या कम मिलता होगा? बहुत कम। मतलब देखो सिस्टम कैसे काम करता था उसको बताते हैं। होता क्या था, जैसे मान लो एक गाँव है, उस गांव के लोगों का यही काम है कपड़े को बनाना और मार्केट में बेचना। तो अंग्रेज क्या करते थे, अपने सामानों के साथ कपड़ा, सुई, धागा, रंग ये वगैरह सब लेके आते थे और गांव में सभी आदमी को वो सामान दे देते थे कि भैया तुम ये सामान ले लो, रखो हमारे पास से, और कुछ पैसा भी एडवांस ले लो, और जो हमने सामान दिया है इसका कपड़ा बना के केवल हम ही को बेचना है। इससे होता क्या था, जो लोग कपड़ा बनाते थे उन लोगों को एडवांस मिल गया पहले ही, तो उन लोगों का घर चल जा रहा है अच्छे से, और अंग्रेजों ने सामान दे लिया है, प्रॉमिस भी कर दिया है कि सामान बना के हम किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। तो दोनों का काम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट मिलता था इंडियंस को कपड़ा बनाने के लिए वो बहुत ही कम होता था, जिसमें हम लोगों का मतलब गुजारा भी नहीं हो पाता था। समझा रही है बात? तो इस तरीके से अंग्रेजों ने तरीका निकाला। पहले हम लोग आराम से अपना जीवन जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम आराम से अपना कपड़ा बनाते थे, मार्केट में बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब से अंग्रेज आया है सबको बोला कि अब तुम कैसे कर सकते हो हमारे रहते हुए बिजनेस, तुम अब हमारे लिए काम करो, हमसे पहले ही एडवांस ले लो, सामान हमसे ले लो, बस इतने टाइम पे 10 दिन के अंदर ये सामान बना के रेडी करके रखना। ऐसा सिस्टम वहां पे चलने लगा। आगे देखते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास बिकेम इंपॉर्टेंट सिटीज इन द 18th सेंचुरी। और इस मायने में, कपड़ा के मायने में, मसालों के मायने में हमारा बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास बड़ा इंपॉर्टेंट शहर बना। उस समय पे यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे अंग्रेज बिजनेस करते थे, यहाँ से सस्ते में कपड़ा मसाला खरीदते थे और अपने देश और अलग अलग देश में जाके महंगे दाम में उसको बेच देते थे। आगे, द यूरोपियंस एस्टैब्लिश्ड ब्लैक टाउन्स इन दीज न्यू सिटीज एंड मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस वेर मेड टू मूव देयर। देखो क्या लिखा हुआ है, द यूरोपियंस एस्टैब्लिश्ड ब्लैक टाउन्स in these new cities and merchants and artisans were made to move there. The white rulers occupied the superior residences of Fort St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे अंग्रेजों ने खास करके बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, यहाँ पे अंग्रेजों ने जो चाहा अपने मन से वो किया, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लैक टाउन। क्या कहा जाता है? ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन का मतलब हुआ कि पहले शहर बहुत अच्छा था, सब कुछ एकदम खुशहाली से अपना चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने आके यहाँ के सिस्टम को ही बदल दिया, सबको अपने अंडर में ले लिया। समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीज़ हुआ। उसके बाद जो हमारा टाउन बिल्कुल सुंदर हुआ करता था उसको क्या बना दिया गया? ब्लैक टाउन बना दिया। ब्लैक टाउन का मतलब काला शहर नहीं, ब्लैक टाउन का मतलब है कि पूरा सिस्टम ही वहाँ का क्या कर दिया? खराब कर दिया, चेंज कर दिया। लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, अंग्रेजी पूरा प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। उसके बाद और क्या हुआ, खास करके हमारे मद्रास और कलकत्ता में, मद्रास जिसको आप आज चेन्नई बोलते हैं, मद्रास का मतलब जिसको आप आज चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो जिसको आप चेन्नई बोलते हैं आज, वो पहले क्या था? मद्रास था अंग्रेजों के टाइम पे। तो मद्रास और कलकत्ता में खास करके अंग्रेजों ने ज़्यादातर अच्छे अच्छे जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्ट संत जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट संत विलियम इन कलकत्ता। ये दोनों बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस जगह है। फोर्ट संत जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट संत विलियम कलकत्ता में, बहुत फेमस अच्छा जगह है। इन दोनों जगहों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया रहने के लिए, और वहीं से वो लोग अपना सारा बिजनेस वगैरह ऑपरेट करते थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिया में अंग्रेजों ने भरपूर तरीके से
लूटपाट मचाया, जो हमारा शहर इतना खुशहाली का शहर था, लोग अपना अपना काम अच्छे से करते थे, उसको इन्होंने ब्लैक टाउन बना दिया। ब्लैक टाउन का मतलब हो गया अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने केवल इस्तेमाल किया, हमारे फ़ायदे के बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो अब बताइए इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया सब कुछ? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। चैप्टर थोड़ा लंबा था, लेकिन हाँ हिस्ट्री का है तो लंबा होता ही है थोड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट भी था। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो एक बार कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।